Good morning, everyone. तो हम लोग इस समय एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो आपके पूरे जीएस में बड़ा ही डायनामिक है। उसका नाम है, सब्जेक्ट है जो पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, विश्व इतिहास, है ना। और अब तक उस टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। और कल क्लास के एंड में आपको मैं कुछ यूरोपियन राष्ट्रों के बारे में परिचय दे रहा था, ताकि आगे के घटनाक्रम को समझने में थोड़ी मदद मिले। ठीक, ये अपनी तरफ से मतलब मेरा प्लान रहता है ये सब कि जैसे आगे बार बार ब्रिटेन फ्रांस वगैरह का जिक्र आता रहता है, तो 19वीं सदी में 20वीं सदी में आखिर इनका दृष्टिकोण क्या है ना। उस संदर्भ में हम लोग बातचीत कर रहे थे कल। और राष्ट्रों का एक परिचय सा था कि ब्रिटेन में क्या सोच है, ब्रिटेन की बहुत संक्षेप में, फ्रांस की क्या सोच है, और ऐसे ही हमने ऑस्ट्रिया और रूस की क्या सोच है, दृष्टिकोण आपके सामने रखा था। ठीक, इसी के तहत जब हम लोग बात करेंगे, जो हम कल आइडिया आपको दे रहे थे, उसी में एक तुर्की का भी जिक्र होता है। तुर्की वैसे यूरोपीय राष्ट्र नहीं है, बट यूरोप की राजनीति में तुर्की का काफी प्रभाव था उस समय। ठीक है, तुर्की में उस समय हम यूरोप बात करें हम तो ऑटोमन वंश का शासन था। तुर्की में राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। जहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था, वो लोकतंत्र क्यों चाहेगा? क्लियर ना। कल के कॉन्सेप्ट से कहीं राजा है तो वो लोकतंत्र नहीं चाहेगा जल्दी। ऑब्वियस है, ये भी लोकतंत्र का विरोधी होगा। ये भी लोकतंत्र का विरोधी होगा। ठीक है, तुर्की जो है आपका, ये बहुभाषाई साम्राज्य है। जब बहुभाषाई साम्राज्य है तो ये भी राष्ट्रवाद का विरोधी होगा। कल का जो कॉन्सेप्ट था, है ना। क्योंकि भाषा के नाम पर राष्ट्र बनने लगेगा तो इनमें से टूट करके कई सारे राष्ट्र बनेंगे, ऐसा ही होगा आगे चल करके। रसिया, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ये सब टूट गए और आज का नक्शा बनेगा। ठीक, ये मेजर हैं जिन्होंने होल्ड कर रखा है। ठीक है, बहुभाषाई साम्राज्य की बात करें हम लोग, जैसे यूरोप की बात करें, यूरोप में आप देखोगे कौन सा हिस्सा इसके पास है। सपोज दैट एक बात करें हम लोग, तो यूरोप में ग्रीक है इसके पास, अल्बानिया, मैसिडोनिया, बुल्गारिया, रोमानिया। याद नहीं रखना है, बस केवल याद रखना है आपको दक्षिण पूर्वी यूरोप, एक लाइन में। बट राष्ट्र हैं बोस्निया, मोंटेनिग्रो इत्यादि। ठीक है, सर्बिया, है ना, बोस्निया, सर्बिया इत्यादि कर दीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग तुर्की को तो मैप पे देख रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग शायद ना देख पाए हों। ठीक है, तुर्की कहाँ पे है? कल आपने डरा दिया मुझे, हैं, मुझे तो मान के चल रहा था कि आप मैप पढ़ लेंगे कम से कम। ठीक है, कोई बात नहीं, आज उन बच्चों को मैं थोड़ा बहुत टाइम देके बता दूंगा, सिंपली पढ़ना है, देखना है, और कुछ नहीं करना है। तो मैं अभी इतना थोड़ी लिखा था, मैं तो लिख देता दक्षिण पूर्वी यूरोप। ठीक है, मैं लिखाया ही उन बच्चों के लिए। ठीक है, मैं तो इतना लिखाता ही नहीं, मैं तो इत्यादि मैंने कहा, अभी और भी है इसके पास यूरोप में। जब आप नक्शे पे देखेंगे, आप एक समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ मोटे तौर पे, ऐसे मान लीजिए आपकी, ये आप समझ लीजिए कि दक्षिण पूर्वी यूरोप है आपका।
यहाँ पे कहीं पे यूनान आ जाता है, ठीक। और यहाँ आप देखेंगे तो बुल्गारिया आ जाएगा, यहाँ पे रोमानिया आ जाएगा, यहाँ पे सर्बिया है, यहाँ मैसिडोनिया है, यहाँ अल्बानिया है, यहाँ मॉन्टेनीग्रो है, यहाँ बोस्निया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है, अभी तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक। जितना आप ध्यान रखेंगे आपके एग्जाम के लिए और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। एक तो ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं और एक वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट सभी प्रमुख राष्ट्रों के बारे में आपको एक बार गुजरना हो जाता है, जितने प्रमुख और कम सब पूरे क्षेत्र के बारे में आपको एक अध्ययन बनाना पड़ता है। यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा है ऐसे करके, और फिर ये हिस्सा आपका हो जाता है तुर्की, आज का जो तुर्की है। बीच में यहाँ पे जल संधियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, बीच में यहाँ पे जल संधियाँ हैं। ये इलाका आपका भूमध्य सागर का हो जाता है। यहाँ पे जल संधियाँ हैं, आप ऐसे नाम देखेंगे इसको तो बास्फोरस, ठीक है, डार्डेनल्स। जल संधियाँ क्या होता है, दो सागर को जोड़ रहा हो, ठीक है। इधर पे काला सागर आपका जाता है, ब्लैक सी। कहाँ पे आपका काला सागर आ जाएगा मैप में, काला सागर में ही ऐसे किसी जगह पे क्रीमिया आपको दिखेगा। नक्शे पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अभी इस समय यूक्रेन दिखेगा, इधर रसिया का इलाका है, इधर जॉर्जिया वगैरह, ये तुर्की से भी सीमा लगती है इसकी, बुल्गारिया से, रोमानिया से। एक्चुअल मैप में तो सब आपको प्रॉपर दिखेगा, हम तो यहाँ पे एक सिंबॉलिक बना लेते हैं कि देखो ये पोजीशन है ना, जैसे काला सागर, ये पूरा इलाका, ये सब तुर्की के पास था पूरा ये एरिया। जब आप फिर आप एशिया का मैप देखेंगे तो तुर्की से ठीक नीचे की तरफ जब आप आएंगे, आप यहाँ देखेंगे आप इज़राइल है ना, फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, ये सब इलाका आ जाएगा यहाँ आसपास, ठीक है। इसको मध्य पूर्व भी कहा जाता है, मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। हम नॉर्थ एशिया भी कह सकते हैं इसको। हम एशिया में जब आप देखेंगे सबसे ऊपर वाला इलाका नॉर्थ कहलाता है, ठीक। एक्चुअली दुनिया में ज़्यादातर नाम जो पश्चिम यूरोप के देश हैं ना, उनके अकॉर्डिंग ज़्यादातर नाम चलते हैं दुनिया में, ठीक है। वहाँ से जब ये इधर, जैसे जापान, चाइना, भारत, इन सबको, चाइना जापान को वो फार ईस्ट कहते थे, यूरोप की तुलना में तो फार ईस्ट हो गया वो, ठीक है। भारत वगैरह को सब साउथ एशिया वो कहते हैं, साउथ एशिया आ गया वो। मैक्सिमम नाम जो रखा है यूरोपियन नहीं रखा है दुनिया का, वही नाम पॉपुलर हुआ क्योंकि शासन उन्हीं का था। ये मध्य में पड़ता था, थोड़ा पूर्व में पड़ता था, वहां यूरोप से देखेंगे आप पूरा यूरोप एशिया के कॉन्टेक्स्ट में, ये आपको मध्य में और थोड़ा पूर्व में दिखाई पड़ेगा। उन्होंने कहना शुरू कर दिया मिडिल ईस्ट। इन सब क्षेत्रों के लिए आज भी अखबारों में मध्य पूर्व शब्द का प्रयोग किया जाता है, बहुत बार सुनेंगे भी आप। यहाँ लिखवाना मेरे लिए जरूरी नहीं है, मेरे लिए जो जरूरी है मैं वही काम करूंगा, विश्व इतिहास के जो चीजें आपके काम की हैं। बट एक बार ऐसे ही परिचय दे रहा हूँ, बातचीत चल रही है, ठंड का मौसम है, थोड़ा ठंड आ गया है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कुछ कुछ बताता रहूँ आपको मैं, है बहुत काम की चीज़, क्योंकि आए दिन ये सब हिस्सा न्यूज में। देखो यूक्रेन और रूस तो परमानेंट न्यूज में है 2 साल से, और ये तो पिछले 30 40 50 60 वर्षों से न्यूज में है। इसराइल फिलिस्तीन 70 वर्षों से न्यूज में है, 75 वर्षों से न्यूज में, 70 क्यों, 48 में बना था तब से तो न्यूज में ही चल रहा है, 47 में इधर भारत, 48 से न्यूज में है ये। हर एक साल का करंट अफेयर्स होता है इसराइल और फिलिस्तीन, ठीक। दादाजी के ज़माने से करंट अफेयर्स चला रहा है, फिर पिताजी के ज़माने में, फिर आपके ज़माने में, फिर अगली पीढ़ी के लिए भी करंट अफेयर्स ही होगा। कुछ करंट अफेयर्स शाश्वत है, ठीक है। हालांकि वहाँ के लोगों के लिए बड़ी तकलीफ की बात है, जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ की बात है, कि हम नहीं फेस करते हैं। अपने यहाँ जहाँ समस्या होती है वहाँ के लोगों के लिए तकलीफ की बात होती है, तकलीफ की बात है वहाँ, ठीक। अब तुर्की के पास क्या था, ये पूरा मध्य पूर्व भी था। तुर्की के अलावा उसके पास फिलिस्तीन, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये सब तुर्की के पास था।
अंदाजा लगा लो कितना बड़ा साम्राज्य रहा होगा उस समय। इसको ऑटोमन एम्पायर का जब राइज हुआ तो मसालों की आपूर्ति बाधित हो गई यूरोप को, और फिर यूरोप ने समुद्री मार्ग से खोज के मसाला खा के ही माना वो भारत का, मतलब वास्को डी गामा को भेज के। तो उतना बड़ा अंपायर था उस समय। मध्यकाल में ना 3-4 अंपायर की खूब चर्चा, जैसे ऑटोमन अंपायर, भारत में मुगल अंपायर, ठीक है, ईरान का जो अपना एक साम्राज्य था, एक और साम्राज्य था, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान वगैरह में, है ना। तो 4 शक्तियों की खूब चर्चा होती थी एक दौर में। यूरोप में इतना बड़ा पावर कोई नहीं था उस समय जितनी इनकी चर्चा होती थी। तो हमने क्या बताया, बहुभाषाई साम्राज्य। तो अब जैसे राष्ट्रवाद का, अब देखो ये सब आज राष्ट्र हैं अलग अलग भाषा के नाम पर। ये सब तुर्की के पास थे। फ्रांसीसी क्रांति ने इन सभी क्षेत्रों में राष्ट्रवाद का अलग, बट इन सब की अलग भाषाई पहचान कब बननी शुरू हुई? पुनर्जागरण के बाद। धीरे धीरे भाषा ने आकार लिया, तो वह भाई भाषा के आधार पर एक राष्ट्र होना चाहिए। यूरोप में राष्ट्र बनते जा रहे थे भाषा के नाम पे, इन लोगों ने भी आंदोलन करेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार तक आते आते सभी राष्ट्र बन जाएंगे। ठीक, फर्स्ट वर्ल्ड वार तक आते आते सभी राष्ट्र बन जाएंगे, क्योंकि इस इलाका में बहुत छोटे छोटे राष्ट्र हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो माउंटबेटन इससे बहुत प्रभावित था। अभी माउंटबेटन ने भारत में प्लान बालकन दिया था, भाई जितनी भाषा उतने राष्ट्र बन गए वहां पे, तो भारत में भी जितनी भाषा उतने राष्ट्र बना दो। नेहरू जी ने, पटेल जी ने जब डांटा तब जाके माउंटबेटन साउंड हुआ था। आते आते उसने प्रपोजल दिया कि भाई प्लान बालकन। तो आपके लिए 2 शब्द होगा, जब बालकन पूरा समझ जाएंगे आप तो जितना चाहे उसके ऊपर आप भी, ठीक है। तब खेल तो अंडरस्टैंडिंग का है कि अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट था, ये कॉन्सेप्ट था। आप देखो कोई भी बात करते हैं घटनाक्रम, तो ऐसा नहीं कि कोई किताब, वो बेसिकली एक रिलेशन है। पुनर्जागरण से ये भी प्रभावित है, फ्रेंच से ये भी प्रभावित है, नेपोलियन से ये भी प्रभावित है। तो विश्व इतिहास ना पूरा सिंपल समझ पे आधारित है, सिंपल समझ पे आधारित है। तो यूरोप में ये इलाका हो गया इसके पास। एशिया में क्या था इसके पास? मध्य पूर्व। एशिया में क्या था इसके पास? मध्य पूर्व। मध्य पूर्व में तुर्की के अलावा, ठीक है, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजराइल इत्यादि और भी था। ठीक है, लिखना चाहें तो अब लिख सकते हैं, जॉर्डन, सीरिया, इजराइल, इजराइल यानी फिलिस्तीन का इलाका, लेबनान इत्यादि। ठीक है, ऐसे आप देखोगे तो इसका साम्राज्य यूरोप में भी है, एशिया में भी है। ये सब भी आज अलग अलग राष्ट्र हैं ना। एक तुर्की के कमजोर होने से 20-22 राष्ट्र बनेंगे, एक ऑस्ट्रिया के निकलने से 10-12 राष्ट्र बनेंगे। तो ये जो 18वीं सदी 19वीं सदी में बस ये राष्ट्रों का ही निर्माण, आज का जो नक्शा है तभी बन पाएगा, आज के जो राष्ट्र हैं। तभी तुमने कहा था सिलेबस या तो 14वीं सदी से पढ़ना चाहिए, 18वीं सदी से पढ़ना। तो 18वीं सदी से बदलाव शुरू होते हैं, और 19वीं सदी में दुनिया में अच्छे खासे बदलाव दिख जाएंगे आपको। अभी बात रुकी नहीं है, अफ्रीका में भी हैं ये। अफ्रीका में मिस्र तो इनके पास ही था, सूडान के कुछ हिस्से पे भी नियंत्रण था इनका। जब आप नक्शे पे देखोगे तो ये हो गया आपका दक्षिण यूरोप, ये हो गया आपका एशिया, शुरू हो गया आपका। ये जल संधियां अलग कर देती हैं एशिया महादेश को। यहाँ भूमध्य सागर है, फिर इधर से अफ्रीका शुरू हो जाता है आपका। ठीक, अफ्रीका में यही इलाका आपका इजिप्ट का, मिस्र कहा जाता है। तो तुर्की इधर भी बैठा हुआ था, 3-3 महादेश में, और कई राष्ट्रों पे उसका नियंत्रण। आज ये सब राष्ट्र हैं। ये बदलाव कब शुरू होगा? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियन के अभियानों के बाद यहाँ भी कहानी शुरू हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने देखते देखते पूरे यूरोप और दुनिया को प्रभावित किया है। अभी तो हम ऐसे परिचय दे रहे हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा इस तरह से कभी भी, लेकिन समझ काम आती है इसी तरह से। जहां राजतंत्र है वो क्यों चाहेगा कि लोकतंत्र आ जाए? ऐसे अपवाद होते हैं कोई। जो बहुभाषाई साम्राज्य, वो कभी नहीं चाहेगा कि भाषा के नाम पर राष्ट्र का आंदोलन तेज, क्योंकि वो तो विघटित हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, उसका विघटन हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा।
क्लियर ना यहाँ तक बात? तो कल के सारे राष्ट्रों के बारे में एक नॉर्मल पोजीशन, जैसे अभी हम लोग आईआर पढ़ते हैं ना, पढ़ने का बहुत सारा मेथड है, हर टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। बट इस फॉर्मूले पे हमने देखा है कभी कुछ अप्लाई अप्लाई करके, जैसे अमेरिका का, चाइना का, 4-5 राष्ट्रों को ठीक से समझ लेना, हम उसके बाद आईआर पढ़ना शुरू कर, तो कुछ है ही नहीं आईआर में, फिर कोई भी पढ़ाना शुरू कर देगा, लाओ हम ही पढ़ा देते हैं। क्यों? अंडरस्टैंडिंग बेसिक, बड़ी शक्तियां बहुत इन्फ्लुएंस करती है दुनिया को, बड़ी शक्तियों को बस ठीक से समझना चाहिए, उसके इंटरेस्ट को समझना चाहिए एरिया वाइज। ठीक है, 4-5 बड़ी शक्तियों के इंटरेस्ट को हमने समझ लिया ना, आज कोई भी अखबार पढ़िए, एक्सप्रेस पढ़िए, हिंदू पढ़िए, जो मन में आए पढ़िए आप, बड़े से बड़े लेखक विश्लेषण उसी दायरे में करते हैं, जियो स्ट्रेटजी के दायरे में करते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अलग बात होती है, बस घटनाओं का एक सिंपल सा होता है कि भाई सब अपना अपना इंटरेस्ट देखता है। चलिए, ये बात हो गई। इसकी ज़रूरत हम लोग को ना आगे जब भी कुछ पढ़ेंगे तो इसका रेफरेंस आता रहेगा, ठीक, समझने के लिए था। बस अभी समझने के लिए था कि रूस, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया और तुर्की का तो विकेट गिर जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वार तक पूरी तरह से, ये आज का तुर्की और ऑस्ट्रिया रह जाएगा। ठीक, याद है ना, खिलाफत आंदोलन में भी हमने तुर्की का जिक्र किया था, तब तक तुर्की बस आज जैसा ही तुर्की रह गया था। एक समय ऐसा हो गया था 19वीं सदी में, तुर्की पे इतना तमाचा पड़ता था, इतना कमजोर हो गया था, तुर्की को यूरोप का मरीज कहते थे। ऐसा ही हाल यूरोपियन वालों ने चाइना का कर रखा था, चाइना को एशिया का मरीज कहते हैं। और आज यूरोप में यूरोपियन यूनियन का यही हाल है, यूरोपियन यूनियन को यूरोप का नया मरीज कहते हैं। यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा, यूरोपियन यूनियन जो है यूरोप का नया बीमार कमजोर मरीज का मतलब। ठीक, कॉन्टेक्स्ट है, यानी जब आप बहुत कमजोर पड़ते हैं तो आपके साथ कैसा व्यवहार होगा, ये भी हम देखेंगे दक्षिण पूर्वी यूरोप में राष्ट्रवाद वाले टॉपिक। ठीक है, तो अभी जो हमने बताया राष्ट्रों का परिचय था, बस इसको ऐसे ही पढ़ लेना है, जान लेना। अच्छा, राजतंत्र वाले लोकतंत्र नहीं चाहेंगे, बहुभाषाई वाले राष्ट्रवाद को समर्थन नहीं देंगे, ये अंडरस्टैंडिंग होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अब जो मेन टॉपिक है वो है इटली का एकीकरण। वियना सम्मेलन से आपको कनेक्ट करना है। वियना सम्मेलन में कल आपको याद होगा वियना सम्मेलन के निर्णय, वैधता का सिद्धांत 1 पॉइंट याद है सभी को, बेल्जियम नॉर्वे को निपटाया 2 पॉइंट, स्विट्जरलैंड को निपटाया 3 पॉइंट, सार्डिनिया को पिडमोंट का क्षेत्र, ये भी हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, फिर जर्मनी, फिर भूमध्य सागर, ठीक, फिर कंसर्ट ऑफ यूरोप, फिर अंतर्राष्ट्रीय नदियां, ये सारी बातें हमने चुनिंदा बातें आपको बताई थी। अब हम आते हैं, टॉपिक है हमारा इटली का एकीकरण या इटली में राष्ट्रवाद। इसको एक बार आप सभी लोग समझ लेंगे तो लिखने में काफी आसानी होगी आपको। एकीकरण या इटली में राष्ट्रवाद। मैं फिर एक बार बता दूं, मैं सिंबॉलिक मैप बनाता हूं, है ना, कभी कभी थोड़ा मिल भी जाएगा आपको, ठीक है, लगेगा कि हाँ ये इटली ही है। ठीक है, सार्डिनिया, ठीक है, एक नाम जिसका हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, दोबारा भी यूज करेंगे, है ना, यहाँ पे हम लोग एक नाम यूज करेंगे पिडमोंट। प्रमुख प्रमुख नाम की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, सार्डिनिया, यहाँ पे एक नाम यूज करेंगे पिडमोंट, यहाँ पे एक नाम यूज करेंगे हम लोग लोम्बार्डी, यहाँ पे यूज करेंगे वेनेसिया, ठीक, ये मैप ड्रॉ करना है आपको, है ना, ये सब जगह लिखने हैं आपको मेरे साथ साथ। पूरी बात मैं एक बार समझा दूंगा टॉपिक है 10 मिनट के अंदर अभी, फिर हम लिखते चले जाएंगे। ठीक, ये एक द्वीपीय क्षेत्र है, सार्डिनिया इटली का हिस्सा है, ये एक पिडमोंट हो गया आपका, लोम्बार्डी, वेनेसिया,
आज यहाँ पर आपको रोम दिखेगा, पहले भी वहीं पर था, ठीक है, आज भी वहीं पर है। और यहाँ आपको सिसिली दिख जाएगा, है। यहाँ पे आपको नेपल्स, जिसको लेकर राममोहन राय बड़े दुखी हो गए थे। नेपल्स में क्रांति जब सफल नहीं हुई तो राममोहन राय बहुत दुखी हो गए थे। ये वही नेपल्स है। वियना सम्मेलन के बाद नेपल्स में विरोध हुआ था। राममोहन राय बहुत उत्साह से खबर के इंतजार करते थे, नेपल्स वाले सफल होंगे। जब सफल नहीं हो पाए, बड़े दुखी हो गए वो। वियना वही राष्ट्रवाद की लड़ाई थी, लोकतंत्र की लड़ाई थी, है ना। ठीक, ये हिस्सा हो गया आपके पास। प्रमुख है, छोटे मोटे और भी नाम बीच में कभी यूज करूंगा यहाँ पे, तो मैं वो तब आपको बता दूंगा। समझने के लिए आपको मैं बताऊं कि ये जो सिसिली और नेपल्स है, ठीक है, तो टू सिसिलीज भी कहा जाता। यहाँ पे बूर्बो वंश की एक शाखा, यहाँ पे बूर्बो वंश की एक शाखा का शासन है। राज परिवार के तो संबंध होते ही हैं। यहाँ के राज परिवार में फ्रांस के राज परिवार की शादी थी, और उसी राज परिवार के लोग यहाँ शासन, मतलब फ्रांस का शासन नहीं है। जैसे कुछ समय पहले ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, कमला हैरिस अभी मान लो राष्ट्रपति बन जाती हैं, थी अमेरिका की, बनते बनते रह गई, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो कनेक्शन तो है ना भारत से, बट भारत का शासन थोड़ी है वहाँ पे। ऐसे ही वाला मसला है। फ्रांस के वंश की शाखा है वो, मतलब वैवाहिक संबंधों से बंधा हुआ है, लेकिन फ्रांस का शासन नहीं है। बट ये एक अलग राज्य हो गया। ठीक, ये जो आपका लोम्बार्डी और वेनेसिया का इलाका है, इस सब इलाकों पे ऑस्ट्रिया का शासन है। इसका शासन है ऑस्ट्रिया का। इन सब इलाके पे ऑस्ट्रिया का शासन है। ठीक है, ये इलाका अलग हो गया आपका, एक ऑस्ट्रिया का शासन हो गया। ठीक है, रोम पर पोप का शासन है। ठीक, रोम पर पोप का शासन है। और सार्डिनिया को पिडमोंट का क्षेत्र दे दिया गया था वियना सम्मेलन में। आपको पता है ये एक अलग राज्य हो गया। यानी इस समय इटली में हम प्रमुख राज्यों की बात करें, प्रमुख, तो एक तो आपका ये राज्य हो गया सार्डिनिया और पिडमोंट, एक हो गया आपका लोम्बार्डी और वेनेसिया, ऑस्ट्रिया के पास। उत्तर पूर्वी इटली कल भी हमने लिखाया था, ऑस्ट्रिया के पास था। पोप पे शासन हो गया, यानी एक प्रमुख राज्य हो गया। बुर्बो वंश यानी एक प्रमुख राज्य हो गया। इटली में इस समय चार बड़ी शक्तियों का, इटली के हिसाब से देखेंगे तो चार, छोटे छोटे और बहुत सारे राज हैं। परमा है, मडोना है, टस्कनी है, रोमगेना है, ऐसे करके छोटे छोटे और भी राज्य हैं जो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, सब लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है, बस ये समझ लीजिए आप, ये प्रमुख हो गया आपका। जब हम कहते हैं इटली का एकीकरण, यानी ये चार, क्या ऐसे समझो 10-12 राज्य हैं इस समय इटली में। एकीकरण का मतलब इटली का एक हो जाना। सब अलग अलग शक्तियाँ इटली का। कैसे 18वीं शताब्दी में मॉडर्न इंडिया में बढ़ा था, भारत अलग अलग राज्यों में बटा था, अंग्रेजों ने भारत को एक कर दिया, याद है सभी को ना। फिर हमने राष्ट्रीय भावनात्मक रूप से एक कर लिया, फिर वही आज शासन सिस्टम चल रहा है हमारा। एकीकरण का मतलब है इनका एक हो जाना। ये भावना कब कैसे आनी शुरू हो गई आप देखोगे, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के अभियानों के बाद ये भावना बहुत तीव्र हुई। क्यों? इटली में देखोगे आप, इटली भी भारत के 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ, और यहाँ पे आल्प्स पर्वत है। यहाँ स्विट्जरलैंड है, यहाँ फ्रांस है, ये आल्प्स पर्वत है आपका। ठीक है, नक्शे पे जब देखोगे तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड, यहाँ पे फ्रांस, यहाँ आल्प्स पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक तरफ पर्वत, जैसे हिमालय है अपने भारत में, वैसे यहाँ आल्प्स पर्वत है। 3 तरफ ये भी समुद्र से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ, हम भी 3 तरफ घिरे हुए हैं। ठीक, इटली की अपनी एक भौगोलिक पहचान है। इटली कई बार, जैसे भारत कई बार इतिहास में एक रहा है, वैसे इटली भी कई बार एक रहा है। प्राचीन काल में एक रोमन साम्राज्य था,
जो इटली ही नहीं, दक्षिण पूर्वी यूरोप, मिस्र, मध्य पूर्व, सब पे, जैसे आज तुर्की का शासन है ना, वैसा ही रोमन शासन था। जो भी हमने तुर्की के बारे में बताया था, सेम कहानी रोम उन्होंने स्थापित कर रखी थी प्राचीन काल में। तो ऐसे देखोगे तो तुर्की के पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है कि यूरोप का बहुत बड़ा साम्राज्य था उसके पास। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई? इटली से हुई। पूरे यूरोप को पुनर्जागरण पे नाज है, अभिमान है उस बदलाव पे, और उस अभिमान की बुनियाद रखी गई थी इटली में। गर्व करने के लिए ये भी था। पोप अपनी सत्ता चलाते थे, बट चलता तो था इटली से ही पूरे यूरोप पे। बहुत सकारात्मक गर्व करने वाली बात नहीं थी उनके लिए, बट यदि इटली अपनी ताकत का एहसास करे तो पोप का पूरे यूरोप पे, मतलब मध्य और पश्चिम यूरोप पे दबदबा है, और शासन कहाँ से चलता है? रोम से। वो भी इटली का हिस्सा है। इटली का अतीत काफी समृद्ध रहा है। डायरेक्टरी वालों ने, ये फ्रांस का इलाका है आपका, डायरेक्टरी वालों ने नेपोलियन को निपटाने के लिए बोला कि तुम जाओ इधर अभियान करो। अभी जब नेपोलियन सत्ता पे कब्जा नहीं किया है, और जब नेपोलियन ने सैनिकों को लेकर आल्प्स पर्वत पार कर लिया, और सैनिक बहुत हैरान थे कि कब पर्वत आएगा, बहुत दुर्गम पर्वत है, ठीक, जब पर्वत क्रॉस भी कर रहा था तो नेपोलियन कभी नहीं कहता था कि पर्वत आ गया, उसको जानकारी थी कि बस अभी आने वाला है पर्वत। इधर आया था, और नेपोलियन ने क्या किया, इन सबको कमजोर कर दिया, हरा दिया, ठीक। और तो पहली बार इटली को एकता का एहसास किसने कराया? नेपोलियन ने। संविधान का शासन, कानून का शासन, सामंती व्यवस्था, जो सब बातें हमने लिखाई हैं आपको, सब खत्म कर दिया उसने। और ऑस्ट्रिया को भी यहाँ से निकाल बाहर किया, इटली को भी कब्जा किया और ऑस्ट्रिया को हराया। बहुत बड़ी घटना थी यूरोपीय इतिहास की, ठीक। भाई तुम इधर ध्यान मत देना, इधर से बाहर निकलो तुम। डायरेक्टरी को लगा ये तो और पॉपुलर हो गया, तो अब उसको मिस्र पे भेज दिया गया, जाओ तुम इजिप्ट, ठीक तुम, है ना। उसके बाद इजिप्ट अभियान पे आया, तो वहाँ तो बता ही दिया था आपको कहानी हमने। बट यहाँ जब नेपोलियन ने यहाँ कब्जा कर लिया और शासन उसका चलता रहा यहाँ पे इटली पे, तब यहाँ के लोगों को एहसास हुआ, सभी जगह मध्य वर्ग के लोग हैं, कि भाई ये तो फ्रांस के फायदे के लिए शासन कर रहा है, और हमें लोकतंत्र वास्तविक नहीं दे रहा है, हमें अधिकार नहीं दे रहा है, ये व्यवस्था तो बदल दी। तो हर जगह राज परिवार के लोगों ने, मध्य वर्ग के लोगों ने, कहीं कहीं आम लोगों ने भी नेपोलियन का विरोध। नेपोलियन को भगाना है, इसी क्रम में इन सब में सहयोग बढ़ा। तो नेपोलियन को भगाने के क्रम में भी इटली में एकता का अनुभव, विरोध के क्रम में, ठीक। कोई चोर वोर तो था नहीं कि उसको भगा देंगे आप, ठीक है ना। विरोध के क्रम में एकता का अनुभव, तो दो दो बार इटली को एकता का अनुभव। इटली को लगा कि राष्ट्र बन जाएंगे, नेपोलियन का जब पतन हुआ तो काफी खुशी थी इटली में भी। वियना सम्मेलन में तय कर दिया गया कि नेपोलियन से पहले जैसा इटली था, वैधता का सिद्धांत, वैसा ही इटली रहेगा। ये बात भी बताई है हमने आपको। यानी ये हिस्सा वापस ऑस्ट्रिया को मिल गया, ये हिस्सा पोप को मिल गया, ये हिस्सा बुर्बो वंश को मिल गया, छोटे मोटे राज्यों को भी हिस्सा मिल गया। बस एक अंतर क्या किया गया, सार्डिनिया को पिडमोंट का क्षेत्र, ये अलग था, ये अलग था, इसको बस दे दिया गया। क्यों? इसने मजबूती से लड़ा था नेपोलियन से, और फ्रांस की सीमा पे एक मजबूत राज्य बनाना था। इटली में नेपोलियन से पूर्व वाली व्यवस्था स्थापित कर दी गई। अब जो सभी जगह मध्य वर्ग के लोग थे, या कुछ उदार शासक थे जो चाहते थे इटली एक मजबूत राष्ट्र बने, ठीक है, उन सब की भावनाएं बहुत आहत हुई। तो लगता था कि भाई भाषा पूरा एक भाषा है, और भी क्षेत्रीय भाषा, बट मेन इटालियानो है यहाँ पे, कहीं भी चले जाओ आप, ठीक है। तो उनको लगा एक राष्ट्र बनना चाहिए, ठीक। बट उनकी आकांक्षाएं टूट गई वियना सम्मेलन में। अब एक अच्छी बात क्या थी कि सार्डिनिया का जो शासक भी था ना, राजा, वो भी ब्रिटेन की तरह ही उदार, वो चाहता था पूरे इटली में लोकतंत्र आए, और राजा की भूमिका एकदम नाम मात्र, बदलाव होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं प्रगतिशील विचारों वाले। मध्य वर्ग की संख्या भी अच्छी खासी थी यहाँ पे पूरे इटालियन राज्य में। तो संयोग ऐसा होगा कि सार्डिनिया पिडमोंट के द्वारा एकीकरण के लिए प्रयास प्रारंभ होगा, इस एक राज्य के द्वारा।
और देखते देखते 60-70 वर्षों में इटली को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित, जो आज का इटली है। मेलोनी जहाँ की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना, मेलोनी जहाँ की प्रधानमंत्री है। अब शायद इटली को पहचान जाएंगे आप लोग, यदि आप अखबार पढ़ते होंगे तो। मोदी जी जिस देश के प्रधानमंत्री जानते हैं ना आप लोग, सब ठीक है। प्रधानमंत्री जी जहाँ जिस देश के प्रधानमंत्री, अखबारों में विशेष तौर पे मोदी जी और मेलोनी की मुलाकात की चर्चा। देखो, जो लोग जिसको पसंद करते हैं अखबार वाले उसको बेचते रहते हैं, जबकि दोनों राष्ट्राध्यक्ष हैं। मिलना एक स्वाभाविक काम होता है किसी भी फंक्शन में। प्रधानमंत्री जी किसी से भी गर्मजोशी से मिलते हैं। मिलने में कभी कभी भूल जाते हैं कि कोई महिला है। ठीक है वो हाथ इतना ऐसे मिलाएंगे ना एकदम, और किसी का भी पीठ ठोक देते हैं। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो, आओ इधर। ठीक है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे पुतिन हो, लेते हैं इधर आओ। ठीक है ना, भाई किसी से भी मिलते हैं तो आप देखिएगा, ट्रंप हो पुतिन हो। ठीक है, बाइडेन वाइडेन कमजोर थे तो पीठ नहीं ठोकते थे उनका वो। ठीक है, मजबूत आदमी है वैसे, योग अब ध्यान करने वाले आदमी है। ठीक है, तो अक्सर देखेंगे आप चर्चा हो जाती है। ठीक है, अब ये चर्चा खास करके, चूंकि देखो टीम सर्वे की होती है ना, अच्छा लोग पसंद करते हैं इस तस्वीर को। ये पूरा तस्वीर है नेताओं का, उसमें से काट करके लोग निकाल देंगे। इनको देखो, अरे भाई वो उसी ऊर्जा से सभी से मिल रहे हैं, आप कभी नोटिस करके देखिएगा। ठीक है, तो इंटरटेनमेंट तो चलता रहता है अपने। ठीक है, तो मिलो नहीं जहाँ के प्रधानमंत्री, जिनको इटली न समझ में आया हो अभी भी इटली कहाँ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको समझ में आ जाएगा अब। ठीक है, हाँ, अब तो पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात समझ में आ रही ना, एकीकरण का मतलब क्या, कि वहां के मध्य वर्ग जिनमें आधुनिक विचारों का प्रबोधन का प्रभाव है, और आम पब्लिक तो हर जगह परेशान है, भेदभाव है, वो भी चाहते हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में हों। इससे आर्थिक राजनीतिक रूप से स्थिति बेहतर हो जाएगी। ठीक, इसका बैकग्राउंड तैयार हो रहा था पुनर्जागरण के समय से ही। पहली बार भावनाओं को जागृत किया नेपोलियन ने, दूसरी बार नेपोलियन के विरोध में वियना सम्मेलन से लोगों की भावनाएं बहुत आहत हुई। अब कहानी है कि यह बात आगे कैसे बढ़ेगी। तो जब हम पढ़ेंगे ना एकीकरण, तो कैसे इटली एक हुआ, ये सारी प्रक्रिया उसमें साथ साथ आती चली जाएगी। ठीक, तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, एक हम पढ़ेंगे बाधाएं क्या हैं। ये बहुत सिंपल सा है, ये यहीं के यहीं समझ में आ जाएगा। ऑस्ट्रिया चाहेगा क्या कि इटली एक हो। एक तो एक होने का मतलब उसको ये हिस्सा उसके हाथ से निकल जाएगा। दूसरा, भाषा के नाम पर राष्ट्र बनने से ऑस्ट्रिया के लिए खतरा बढ़ जाएगा। बाकी जगहों पे भी ये डिमांड शुरू हो जाएगा। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहेगा कि इटली ठीक हो। अच्छा, फिर बगल में एक शक्तिशाली राष्ट्र कोई नहीं चाहता है, आज भी कोई नहीं चाहता है। कहने के लिए सब बात करेंगे कि नहीं बहुत अच्छा, आप विकास करिए तरक्की करिए, सब एक मंच पे बैठेंगे, बस सब नेता झूठ बोलते हैं। अंदर ही अंदर कोई नहीं चाहता कि ये मजबूत, हम भी नहीं चाहते हैं, पड़ोसी भी नहीं चाहता है। सच कोई बोलता नहीं है, यही इसी को कूटनीति कहते हैं। ठीक है, सच कोई बोलता नहीं, क्या बोलेगा सच। यानी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, तरक्की अच्छे से करे, लोकतंत्र में तो ठीक है, बट अब ये बम बारूद आतंकवाद में तरक्की करे, ठीक थोड़ी है। एक पॉइंट हो गया। फ्रांस क्यों नहीं चाहेगा, दो तीन कारण है फ्रांस के नहीं चाहने के। एक तो बगल में शक्तिशाली राष्ट्र, वो भी पसंद नहीं करेगा। ठीक, दूसरा, एकीकरण का मतलब है कि ये परिवार उखड़ जाएगा यहाँ से, कुछ हो ना हो रक्त संबंध तो है फ्रांस के। तीसरा, ये जो भूमध्य सागर का इलाका है ना, उसमें दो ही सबसे प्रभावित, तीन देश समझ लो आप, इसके बाद स्पेन, फ्रांस और इटली। ये दोनों तो जो मजा मस्ती करना है कर रहे हैं अपना भूमध्य सागर में, प्रभाव का दबदबा है इनका। पुर्तगाल भी मान के चलो, पुर्तगाल का भी बहुत बढ़िया लोकेशन है। बट कभी नहीं चाहेगा फ्रांस खास करके, क्योंकि एक नया प्लेयर उभरा है। भूमध्य सागर में एक शक्तिशाली राष्ट्र आ जाएगा तो फ्रांस के हित उससे प्रभावित होंगे। जो उसका दबदबा है, जो उसकी वैल्यू है, कम हो जाएगी जब एक दूसरा तैयार हो जाता है। तो शक्तिशाली राष्ट्र को वैसे भी पसंद नहीं करेगा वो, प्रभाव भी कम हो जाएगा उसका, वो भी नहीं चाहेगा कि एक हो।
कभी करता हुआ दिखेगा, कभी नहीं करता हुआ दिखेगा, तो बहुत स्वाभाविक है बाधक तत्व में। ऑस्ट्रिया और फ्रांस तो नहीं चाहेंगे। इटली का जो अभी का भविष्य लिखा गया है वियना सम्मेलन में, और वियना सम्मेलन में तय कर दिया गया कि इटली में इस प्रकार की पुरानी व्यवस्था होगी। समझ में आ रही बात सभी को? यदि आप व्यवस्था बदलेंगे, इसका मतलब वियना सम्मेलन के निर्णय को चुनौती देंगे। इट मीन्स कि प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस और ब्रिटेन चारों मिलकर के आप पे दबाव, क्योंकि उस निर्णय के वो रक्षक हैं। उन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि आपका फ्यूचर क्या होगा। तो वियना सम्मेलन एक बाधा है। पोप चाहता था कि इटली एक हो जाए, लेकिन ये चाहते थे कि इटली का चौधरी फिर पोप को बनाया जाए। पोप चाहते थे कि इटली एक हो और पावर बढ़ेगा, बट इटली का जो प्रमुख होगा वो पोप होगा। अब पूरा का पूरा मॉडर्न विचार ही धर्मतंत्र के विरुद्ध उभर रहा है, तो कोई फिर धर्मतंत्र को कैसे स्वीकार करेगा? तो पोप भी नहीं चाहेंगे। एक दो शासक को छोड़ दे तो ज्यादातर राज परिवार के लोग भी नहीं चाहेंगे कि इटली का एकीकरण। वो डर था कि फिर लोकतंत्र आएगा, यहाँ पे लोकतंत्र आएगा तो उसकी शक्ति वहां कमजोर। तो ये सब कुछ प्रमुख बाधाएं हैं इटली के एकीकरण में। ठीक, हम लोग टॉपिक है हमारा इटली के एकीकरण, एक अंडरस्टैंडिंग हमने दे दी है। आगे फिर अभी एक दो राउंड और समझाऊंगा कैसे कैसे हुआ। जो हमने अभी तक बताया उसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे समझाएंगे, फिर लिखा देंगे आपको। ये मैप जरूर ड्रॉ करिएगा आप सब लोग, ठीक है? हाँ। और आप लोग जैसे क्या करेंगे, आप आपके एटलस में भी मिल जाएगा, नहीं तो गूगल में भी मिल जाएगा, है ना? ठीक है, आप इटली वाला जो यूनिफिकेशन का मैप पूरा आपको दिख जाएगा, उसमें सब गूगल में दिया हुआ वो धड़ल्ले से। यूनिफिकेशन ऑफ इटली करेंगे, बहुत सारा मैप आ जाएगा उसमें देखने के लिए, एक नज़र दौड़ाने के लिए केवल। लिखें आप ज़रा, इटली के एकीकरण या राष्ट्रवाद टॉपिक हो ही गया, मैप आपने बना ही लिया। अब पहले लिख लें आप बाधक तत्व। एकीकरण में बाधाएं क्या क्या थी? लिखें आप बाधक तत्व में, पहला लिख लें आप फ्रांस के बारे में। लिखें कि पड़ोस में शक्तिशाली राष्ट्र का उदय पड़ोस में शक्तिशाली राष्ट्र का उदय पड़ोस में शक्तिशाली राष्ट्र का उदय इटली के लिए, फ्रांस के लिए, पड़ोस में शक्तिशाली राष्ट्र का उदय फ्रांस के लिए चिंता की बात हो सकती थी। चिंता की बात हो सकती थी। पड़ोस में शक्तिशाली राष्ट्र का उदय फ्रांस के लिए चिंता की बात हो सकती थी, तथा इटली के एकीकरण से दक्षिणी इटली एवं भूमध्य सागर के क्षेत्र में फ्रांस के हित प्रभावित होते। फ्रांस के हित प्रभावित होते या फ्रांस की स्थिति कमजोर होगी, या फ्रांस की स्थिति कमजोर होगी। ठीक है, जैसे व्यापार हो रहा है भूमध्य सागर से, ठीक है, तो उसमें फ्रांस की वैल्यू है, समुद्री लुटेरा कोई है, हर राष्ट्र फ्रांस को पूछता है। एक और मजबूत राष्ट्र हो जाएगा, फ्रांसीसी बंदरगाहों की बहुत वैल्यू है भूमध्य सागर में, अच्छा इनकम होता है। ठीक है, तो एक और मजबूत राष्ट्र होने से फ्रांस की स्थिति वहां कमजोर, प्लस बुर्बोवंश भी हट जाता, तो इससे भी कमजोर होती स्थिति उसकी। ठीक है, तो फ्रांस एक्चुअल में नहीं चाहेगा कि इटली का एकीकरण। अब देखो, फ्रांस में खुद राष्ट्रवाद की ताकत है, फ्रांस लोकतंत्र के रास्ते पे है।
इटली में भी लोकतंत्र राष्ट्रवाद का बल होगा, बट फ्रांस फाइनली नहीं चाहेगा कि हो। क्यों? उसका इंटरेस्ट उससे प्रभावित होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ लोकतंत्र है, कहाँ राजतंत्र। ठीक, एक पॉइंट हो गया। दूसरा लिखे आप बाधा में ऑस्ट्रिया। देखें, इटली के एकीकरण से ऑस्ट्रिया को न केवल क्षेत्रीय नुकसान होता, इटली के एकीकरण से ऑस्ट्रिया को न केवल क्षेत्रीय नुकसान होता, ऑस्ट्रिया को क्षेत्रीय नुकसान होता, बल्कि ऑस्ट्रिया को क्षेत्रीय नुकसान होता, बल्कि राष्ट्रवाद के नाम पर ऑस्ट्रिया में विघटनकारी तत्व भी सक्रिय होते। ऑस्ट्रिया में विघटनकारी तत्व भी सक्रिय होते। विघटनकारी तत्व भी सक्रिय होते। ठीक है, यह बात आपको कल भी समझा दिया था, आज भी, कि एकीकरण का मतलब क्या है। जैसे आप जब मैप पे देखेंगे ना, तो यहाँ से ऐसे करके, जब यहाँ समुद्री, फिर यहाँ पे है, और ऐसे स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये सब ऑस्ट्रिया के पास है। फिर ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया है ना, सब इन सब जगहों पे भी राष्ट्र की मांग प्रबल हो जाएगी। ऐसा ही हुआ आगे चल करके। ऑस्ट्रिया भी नहीं चाहेगा कि इटली एक, दो बड़ी बाधा है, क्लियर है। इटली के लोग भी जान रहे हैं कि भाई ये दोनों नहीं चाहेगा कि हम एक हो। अब लिखें रोम या पोप, रोम या पोप। देखिए, एकीकरण से कहीं ना कहीं पोप की शक्ति भी प्रभावित होती। पोप की शक्ति भी प्रभावित होती। ठीक है, एकीकरण से कहीं ना कहीं पोप की शक्ति भी प्रभावित होती। देखो, यदि लोकतंत्र आ रहा है तो वो तो पंथ निरपेक्षता की बात कर रहा है, धर्म का प्रभाव तो कम कर ही देगा। वो धर्म का प्रभाव कम करेगा तो पोप की वैल्यू वैसे कम हो जानी है आसपास उस क्षेत्रों में। आधुनिक विचार धर्मतंत्र का विरोधी तो है ही। तो पोप भी नहीं पसंद करता इस बात को कि एकीकरण। हाँ, उसने मॉडल दिया था, एक हो बस मुझे अपना बॉस। वो देख रहा था कि एकीकरण हो तो मेरे नेतृत्व में हो। इसका एक फायदा था कि उसके समर्थक भी सभी राज्यों में थे। पोप के समर्थक भी कैथोलिक धर्म मानने वाली बड़ी संख्या में आज भी। इटली, फ्रांस, स्पेन, ये सब कैथोलिक बहुल देश हैं। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के बाद भी ये सब कैथोलिक बहुल देश हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, वियना सम्मेलन के निर्णय। अगला पॉइंट लिखें आप, बाधक तत्व में वियना सम्मेलन के निर्णय। तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन है ये। इटली को अलग अलग राज्यों में किसने बांटा था? वियना सम्मेलन ने। ये निर्णय किसने लिया था? ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया और रूस ने। तो यदि आप इस निर्णय को बदल करके आप एकीकरण के लिए प्रयास करेंगे तो आप वियना सम्मेलन के निर्णय को चुनौती, हो सकता है ये सभी राष्ट्र एक होकर के आपको आगे बढ़ने, ये भी बड़ी चुनौती है। ठीक, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, ये ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, बस कॉपी में पॉइंट के तौर पर रहेगा। एक और बाधक तत्व में लिखें आप, लिखें कि शासकों, इटालियन शासकों, कर लीजिएगा आप, इटालियन शासकों
इटालियन शासकों का हित भी इससे प्रभावित होता। अतः वे भी एकीकरण के स्वाभाविक विरोधी थे। एकीकरण के स्वाभाविक विरोधी थे। ठीक है, एकीकरण के स्वाभाविक। लोकतंत्र आ जाएगा, उनको पता था, तो उनके अधिकार कम हो जाएंगे, तो वो नहीं पसंद करेंगे कि यहाँ पे एकीकरण हो। ठीक, तो ऐसे और भी रीजन है, बट ऐसे प्रमुख बाधा क्या है एकीकरण में? ठीक, तो ये है प्रमुख बाधाएं समझने के लिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बाधक तत्व के बाद अगला होगा एकीकरण के दो चरण। ठीक, एकीकरण के दो चरण। प्रथम 1800 से लेकर 1850, और द्वितीय 1850 से लेकर 1871। 1850 से लेकर 1871। ठीक है, द्वितीय फेज। पहले फेज में एक करने में किन किन कारकों की भूमिका होगी, जब हम यहाँ पॉइंट्स के तौर पे देखेंगे हम फर्स्ट फेज को हम। ठीक है, हम पहले फेज की बात करें पॉइंट्स के रूप में, 1800 से 1850 वाले फेज में ऑब्वियस है यहाँ पे एक पृष्ठभूमि की चर्चा होगी, 2-3 लाइन में मैं करवा दूंगा अभी, कि कैसे पुनर्जागरण और इन सब ने मतलब एक उम्मीद वहाँ पे रोमन साम्राज्य वगैरह से वहाँ के लोगों को प्रेरणा मिलने लगी। ठीक है, कि हमें एक होना है, एक राष्ट्र के रूप में स्थापित। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के अभियानों से भी इन्हें प्रेरणा मिली। ठीक है, नेपोलियन ने दो प्रकार से एकीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित किया, अभी हमने समझा ही दिया। सबको एक कर दिया, उसके विरोध के क्रम में एकता हुई। वियना सम्मेलन था तो एकीकरण के विरुद्ध, बट वियना सम्मेलन ने अनजाने में सार्डिनिया को मजबूत बना दिया। सार्डिनिया का शासक वर्ग भी चाहता था कि इटली एक हो, तो सार्डिनिया ने यह काम बहुत खूबसूरती से संपन्न, बाकी जनता के सहयोग से। तो वियना सम्मेलन था तो इटली को विभाजित रखने के लिए, बट इसमें ही एकीकरण के बीज भी निहित है। एक दो पॉइंट इसकी चर्चा हो जाएगी। 1830 और 48 की यूरोपीय क्रांति। फ्रांस में हमने बताया था आपको, लुई 18वें को यहाँ गद्दी दी गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो चार्ल्स 10वां यहाँ का शासक बना, उसी राज परिवार का था। चार्ल्स 10वां कहता था कि नहीं, हम ताकत से शासन करेंगे, हम संसद की मर्जी से नहीं। वो कहता था ब्रिटेन की राजा की तरह शासन करने से बेहतर है कि लकड़हारा का काम करें। मतलब बोला कि राजा हैं तो राजा की तरह ही शासन करेंगे, तो इससे तो बढ़िया है कि लकड़ी काटने का काम करें हम। ये संसद की मर्जी से हम रबड़ स्टाम्प नहीं बनेंगे। और फिर उसने अपनी ताकत को दिखाना शुरू कर दिया। फ्रांस की पब्लिक थी ही पागल, गुस्सा आया, राजा देश छोड़ के भाग गया 1830 में। जैसे राजा देश छोड़ करके भागा, आसपास के देशों में मैसेज, इटली बस पर्वत की तो बात थी, इधर इटली था बस। इटली में, पूरे इटली में नॉर्थ से साउथ पूरा वेव चलेगी एकीकरण का। धरना प्रदर्शन, मेल जोल, शासकों का विरोध, अधिकारों की मांग। तो 30 में ये साफ साफ दिखा कि इटली की जनता चाहती है कि इटली एक हो। शासक इतने मजबूत थे और ऑस्ट्रिया ने लगभग सभी को सपोर्ट कर दिया। ऑस्ट्रिया ने पैसा हथियार देकर के सब दबाओ, इस तरह की बात मुझे पसंद
ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था मेटरनिक। इटली में बात दब गई, लेकिन 1830 में बहुत सारे परिवर्तन हुए यूरोप में। इटली में तो कुछ नहीं हुआ। अब कैसे, जैसे देखो, असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों ने क्या दिया भारत को? कुछ भी दिया? कुछ भी नहीं दिया। बट असहयोग आंदोलन में भावनात्मक एकता का प्रदर्शन तो हुआ पूरे भारत में। ऐसा ही 30 का इटली में भावनात्मक एकता का प्रदर्शन हुआ। फिर बात कमजोर पड़ गई, गतिविधियां जारी थी, संघर्ष, लेख वगैरह सब चल रहे थे। ऐसी ही कहानी फ्रांस में फिर 1848 में हुई। तीस की क्रांति में फ्रांस के लोगों ने तय किया कि नहीं, शासक कौन होगा अब ये जनता तय करेगी। यानी अब वंशानुगत तो मामला खत्म था, बट जो शासक था उसने फिर वैसा ही व्यवहार शुरू कर दिया। पब्लिक ने फिर शासक को खदेड़ा वहां से। जैसे फ्रांस में परिवर्तन की लहर फैली, 17 देशों में उठापटक शुरू हो गए। इटली में पूरा फिर एक वेव चला। पहले से बड़ा वेव था ये, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसा वेव था, असहयोग की तुलना में ज्यादा बड़ा। इस वेव में सार्डिनिया में एक संसद बना दिया गया। इस वेव में सार्डिनिया में एक संसद, मुश्किल से ऑस्ट्रिया ने कंट्रोल किया फिर इस वेव को इटली में। ऑस्ट्रिया ने बड़ी मदद करी फिर एक बार, क्योंकि राष्ट्रवाद की जीत उसके विघटन का एक तरह से सर्टिफिकेट हो जाता कि भाई तुम तो गए। ऑस्ट्रिया की बड़ी भूमिका थी। बट फिर भी एक चरण आगे बढ़ा, यहाँ संसद बना और हर काम संसद के माध्यम से, वोटिंग राइट, शासक ने पूरा सपोर्ट किया। तो सार्डिनिया को पूरे इटली में आदर्श के तौर पे देखा जाने लगा। हमें सार्डिनिया वाला मॉडल चाहिए, सार्डिनिया के साथ मिलना है हमें। एक विचारक था, उसका नाम था मैजिनी, जिसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रभावित किया है। भारत में बहुत सारे नेता थे, इवन लाला लाजपत राय हैं, वीडी सावरकर हैं, ये सब मैजिनी से प्रभावित थे। ठीक है, मैजिनी वो चाहता था कि इटली में रिपब्लिक आए, गणतंत्र आए। सार्डिनिया वाले क्या चाहते थे कि राजा बना रहे ब्रिटेन की तरह, बट पावर संसद के पास हो। और मैजिनी पहला शख्स है जो एकीकरण के लिए उसने वियना सम्मेलन के बाद यंग इटली नामक संस्था बनाई थी। युवाओं को जोड़ना है और क्रांति के लिए तैयार करना। और इटली में क्रांति 30 में भी सक्रिय था वो, 48 में भी सक्रिय था वो, 30 के बाद उसे निष्कासित कर दिया गया था। तो ब्रिटेन में या किसी किसी देश, वहीं से वो ऑपरेट करता था, संचालित करता था अपने संगठन। ठीक, क्योंकि इस तरह की मांग यूरोप के और देशों में होने लगी, तो उसने क्या किया, यंग यूरोप नामक भी एक संस्था बनाई। मैजिनी को यूरोपियन लोग, जो युवा थे उस समय, हीरो की तरह देखते थे। उसकी बातें, जैसे मैजिनी में आप समझ लो, मतलब एक तरह से विवेकानंद वाले गुण भी हैं कि उसकी बातों में बड़ा दम है। ठीक, तो उसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वाले गुण भी हैं, क्रांतिकारी विचारों वाला भी है। ठीक है, तमाम क्रांतिकारी मैजिनी से बहुत प्रभावित, क्योंकि वो त्याग, वो भी संघर्ष का मिसाल रहा है। और भी कुछ ऐसे थे, बट मैजिनी बहुत अच्छा वक्ता था, विचारक था। उसने अपने लेखों के माध्यम से लोगों को ललकारा, चुनौती दी कि इटली एक क्यों नहीं हो रहा है। और जो आधुनिक विचारों के समर्थक थे, बहुत प्रभाव था मैजिनी का उसके ऊपर। जब भी एकीकरण की बात होती है पहले फेज की, तो उसमें मैजिनी की चर्चा जरूर होती है। 1850 तक आते आते देखेंगे आप, इटली में तड़प तो है एक होने की, भावनात्मक रूप से वो एक भी हो रहा है। विचारों के माध्यम से भी आंदोलन चल रहे हैं, सड़कों पे भी आंदोलन चल रहा है, लेकिन क्षेत्र के स्तर पे 1 इंच बदलाव नहीं हुआ 1850 तक। ठीक, लेकिन भावनात्मक एकीकरण तो हो रहा है उसका, कोई हो रहा है। अब इसके बाद अगला फेज होगा टेरिटोरियल इंटीग्रेशन का। कैसे क्षेत्र जुड़ते चले जाएंगे आपस में, उसके लिए युद्ध होगा, जनमत संग्रह होगा सेकेंड फेज में। ये आपका पहला फेज जो हम लिखने जा रहे हैं, जो मैंने समझा। ठीक, इसको हम लिख लेते हैं, फिर सेकेंड फेज एक बार समझा के लिखा दूंगा आपको। अब दे देंगे आप एकीकरण के 2 चरण। प्रथम चरण 1800 से 1850,
ठीक है, और एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं इसको। लिखें आप, प्रथम चरण में पहला पॉइंट लिखेंगे आप, लिखिए प्रथम चरण, प्रथम चरण भावनात्मक एकीकरण का चरण था। प्रथम चरण भावनात्मक एकीकरण का चरण था। एकीकरण का चरण था। देखिए आप, इटली का एक समृद्ध अतीत रहा है। इटली का एक समृद्ध अतीत रहा है। जैसे रोमन साम्राज्य, पुनर्जागरण की धरती, इत्यादि। रोमन साम्राज्य, पुनर्जागरण की धरती या शुरुआत इत्यादि। देखें, आधुनिक विचारों पर आधारित संघर्ष, इसी में लिखेंगे, आधुनिक विचारों पर आधारित संघर्ष आधुनिक विचारों पर आधारित संघर्ष या आंदोलन में समृद्ध अतीत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समृद्ध अतीत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखा रहा हूं भारतीय इतिहास के लिए भी, है ना। इसी में लिखेंगे आप, यह गौरव, यह गौरव, प्राउड एवं साझेपन का एहसास कराता है। गौरव, ठीक है, यह गौरव एवं साझेपन का एहसास कराता है। ठीक है, अब जैसे इटली तो विभाजित है राजनीतिक तौर पे, बट इटली में जब भी कभी चर्चा होगी, देखो पूरा हम इटली पे शासन रहा, हमारा अंपायर है, हमने दुनिया पे शासन किया है, तो रोमन साम्राज्य के नाम पे इटली वासी एक हो जाएंगे, हाँ हमारा है वो। सिसिली के लोगों को भी प्राउड होगा, सार्डिनिया को भी प्राउड होगा, लोम्बार्डी को भी प्राउड होगा। ये क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। पुनर्जागरण आज दुनिया को बदल रहा है, और पुनर्जागरण पूरे इटली में उसका इंपैक्ट था। पुनर्जागरण के नाम पे इटली वाले फिर एक हो जाएंगे। मान लो अभी कोई लोम्बार्डी है, वेनेसिया है, पिडमोंट है, रोम है, बट पुनर्जागरण तो पूरे इटली की धरती पे था, उसका इंपैक्ट था। तो अतीत क्या करता है, जब आप संघर्ष करने जाते हैं तो आपको गौरव का एहसास कराता है, प्राउड का। हम इस परंपरा वाले हैं। फिर आप विभाजित हैं, बट वो क्या करता है, साझेपन का, कॉमननेस का एहसास कराता है। हम तो पहले भी तो एक थे। ठीक, देखो विचारों में बहुत ताकत होती है। आप अपने ऊपर कभी आजमा के देखिएगा, आजमाना क्या, रोज देखते होंगे आप, आजमाना क्या है। जब सकारात्मक फील करते होंगे तो आपको लगता होगा सब तोड़ फोड़ मचा के रख देंगे हम। ठीक है, और अचानक से कुछ थोड़ा सा घबराहट या डर आता, लगता है कि हम कहाँ फंस गए हैं, मेरा क्या होगा। आप वही हैं, आपके कद काठी 5-6 फीट जो भी है, आपका वजन वही है। एक विचार आता है और आपको बदल करके उत्साह से भर देता है, और एक विचार आता है आपको निराशा में थोड़ा ले जाता है। पीलो पानी, समझ में आ रही है बात। तो विचारों में बहुत ताकत होती है। आप देखिए विवेकानंद की बातें कि भाई हमारा वेदांत दर्शन कैसा रहा, पूरे भारत को उत्साह से भर दिया था। दयानंद सरस्वती जब तर्क करते थे तो पूरे भारत में उत्साह का संचार, साझेपन की बात आती थी। वो किसी भी राष्ट्र पे ये लागू होता है। इसलिए हमने कहा कि जो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, मैं एग्जांपल यहां वहां से दे रहा हूं,
भारत का एग्जाम्पल तो खास के हम लोग लेते रहते हैं जब भी मौका मिलता है, समझने के लिए कि वो विचार कितना महत्व रखता था उस समय जब हम विभाजित हैं। तो सनातन का विचार हमें जोड़ने का काम कर रहा है भारत में। विवेकानंद की वो बातें भारत को जोड़ने का काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये अतीत की एक बड़ी भूमिका होती है, जिसका पास्ट होता है, जिसका इतिहास होता है। घर परिवार में भी ऐसी बातें होती है ना, तुम इस खानदान के हो, इस परंपरा के हो, इस गांव के हो, इस डिस्ट्रिक्ट के हो, जो बात आपको ठीक है, मतलब तुम इस राज्य के हो, लोग राज्य पे भी आ जाते हैं, नहीं तो तुम इस राष्ट्र के हो। ठीक है, औरों के तो बहुत सारे पल होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा कोई मूवमेंट होता है तो उसमें पास्ट से प्रेरणा ग्रहण करने की कोशिश होती है, क्योंकि वो कनेक्ट कर देता है, लोगों को जोड़ देता है, लोगों की एक एकता का एहसास कराता है। साझेपन वाली बात आती ही आती है इसमें। एक छोटा सा पॉइंट हमने लिख लिया पृष्ठभूमि के तौर पे। अगला पॉइंट लिखें। ठीक है, प्रबोधन एवं फ्रांसीसी क्रांति। प्रबोधन प्रबोधन एवं फ्रांसीसी क्रांति ने इटली के लोगों को भी प्रभावित किया। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में जनता ने फ्रांस का भविष्य या वर्तमान लिखना शुरू किया। इटली पड़ोसी राष्ट्र है, बात पहुंची वहां पे भी, और वो लिख किस पे रहे? प्रबोधन के विचारों पे। इटली में भी प्रबोधन के मानने वाले हर जगह बुद्धिजीवी मौजूद थे। तो वो विचार इटली के लोगों को भी प्रेरित करेंगे, भाई हमें भी अपना इस तरह का एक आधुनिक भविष्य लिखना है। वहां भी मध्य वर्ग मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। लिखें, नेपोलियन ने दो प्रकार से एकीकरण की पृष्ठभूमि को निर्मित किया। दो प्रकार से एकीकरण की पृष्ठभूमि को निर्मित किया। ठीक है, निर्मित किया। लिखें, प्रथम प्रथम लिखें, इटालियन अभियान के पश्चात इटली पर एक केंद्र से शासन का संचालन किया गया। संचालन किया गया। संविधान एवं कानून का शासन लागू हुआ। संविधान एवं कानून का शासन लागू हुआ। लागू हुआ। लिखेंगे आप, इटली में आधुनिक विचारों का प्रसार हुआ। प्रसार हुआ और इटली के लोगों ने भी एकता का स्वाद चखा। एकता का अनुभव किया या स्वाद चखा। ठीक? इटली के लोगों ने भी इस बात को फील किया कि अब हम एक हो गए हैं, मतलब क्योंकि नेपोलियन से बड़ी उम्मीद कर रहे थे वो।
ये हमारे यहाँ मतलब बदलाव का वाहक है, प्रथम हो गया। लेकिन द्वितीय, द्वितीय देखें, जब नेपोलियन ने इटली के संसाधनों का फ्रांस के फायदे के लिए उपयोग किया, और इटली के लोगों को वास्तविक अधिकार नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला, तब इटली के विरोध के क्रम में, नेपोलियन के विरोध के क्रम में करिएगा, तब नेपोलियन के विरोध के क्रम में इटली के लोगों ने, विरोध के क्रम में इटली के लोगों ने फिर एकता का परिचय दिया। ठीक, तो देखते ही देखते फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के साथ 2 बार इटली ने एकीकरण का अनुभव, बट वियना सम्मेलन ने क्या किया, उनके इन अरमानों पे, आकांक्षाओं पे प्रहार, इटली में फिर पुरानी व्यवस्था थोप दी। बट इटली के लोग अब एक होना चाह रहे हैं, है ना। अगला पॉइंट लिखें, वियना सम्मेलन वाला लिखें। वियना सम्मेलन ने इटालियन राष्ट्रवाद पर प्रहार किया, और इटली के लोगों पर पुरानी व्यवस्था को थोप दिया। इटली के लोगों पर पुरानी व्यवस्था को थोप दिया। ठीक है, पुरानी व्यवस्था को थोप दिया। ठीक है, लेकिन सार्डेनिया को पिडमॉन्ट का क्षेत्र देकर, शक्तिशाली बनाया गया, और आगे चलकर जनता के सहयोग से सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ। इटली का एकीकरण हुआ, है ना। ये पॉइंट आपको मैं समझा भी दिया था कैसे होगा, अभी आगे देखेंगे भी हम लोग सार्डिनिया ने क्या क्या किया। पहला चरण क्या है, भावनात्मक है, आकांक्षाओं का है, क्षेत्रीय एकीकरण नहीं होगा।
दूसरा चरण जो है वो क्षेत्रीय एकीकरण का चरण है। धीरे धीरे सब क्षेत्र का विलय होता चला जाएगा। ठीक है। अब आप वियना सम्मेलन के बाद लिखें आप 30 और 48 की यूरोपीय क्रांतियों के बारे में। लिखें एकीकरण की प्रक्रिया को, अगला पॉइंट लिखें, एकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में, एकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में 1830 एवं 1848 की यूरोपीय क्रांतियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यूरोपीय क्रांतियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए इन क्रांतियों के दौरान एकीकरण की कोशिश की गई। इन क्रांतियों के दौरान एकीकरण की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो भावनात्मक रूप से इटली वाले एक होना चाहते हैं, है ना। छोटी मोटी कोशिश और भी हो रही थी इटली में, तो बड़ी बड़ी, जैसे 1821 में नेपल्स के लोगों ने राजा का विरुद्ध आंदोलन किया लोकतंत्र के लिए। सफलता नहीं मिल पाई उनको, लोकतंत्र नहीं स्थापित हो पाया। जब राममोहन राय का हम लोग जिक्र करते हैं कि राममोहन राय बड़े दुखी हो गए थे नेपल्स के मुद्दे पे और दक्षिण अमेरिका के मुद्दे पे, तो इटली में स्थानीय प्रयास भी चलता था। जैसे कैसे चंपारण सत्याग्रह हो गया, खेड़ा हो गया, बारदौली हो गया। ये राष्ट्रीय स्तर का मूवमेंट नहीं था, नहीं तो क्षेत्रीय स्तर का मूवमेंट था। वैसे इटली में भी बहुत सारे क्षेत्रीय मूवमेंट चले हैं। देखो हमारे लिए तो अपने सामान्य अध्ययन में हमें ये देखना है, जब ये आधुनिक परिवर्तन शुरू हुए तो मोटी मोटी कौन कौन सी बातें जिसके कारण इटली में चीजें बदली। इटली के लोगों के लिए तो जैसे हम चंपारण सत्याग्रह पढ़ते हैं, वैसे वो नेपल्स का आंदोलन पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी घटनाओं को पढ़ते हैं कि ट्यूरिन में क्या हुआ, मिलान में क्या हुआ, वेनिस में क्या हुआ, जिनेवा में क्या हुआ है। बहुत सारी घटनाओं को पढ़ते हैं वो। प्यूबर्ती कौन था, मैजनी कौन था, सब उनको तो डिटेल में पढ़ना है अपना मूवमेंट, है ना। हम तो बस वो एक थीम बनाते हैं कि ये आधुनिक बदलाव कैसे दुनिया में हुआ है यूरोप से शुरू होकर के। हमें उस थीम को पकड़ना है, उसके सपोर्ट में घटनाओं के ट्रेंड को पकड़ना है। जैसे ये घटना भावनात्मक उभार लेकर के आ रही है, सफल नहीं हो पा रहे हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सफलता नहीं मिली। बट सफलता का आकलन क्या था? लोगों की भागीदारी, सरकार पर दबाव। ठीक है, याद है सामाजिक आधार कैसा था, लक्ष्य कैसा था, संघर्ष के तरीके कैसे थे। सेम कहानी यहां भी चल रही है। लेकिन लोगों में उत्साह है कि अब अमेरिका फ्रांस ऐसा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हर एक घटना फ्रांस से ज्यादा और अमेरिका से भी प्रेरणा ले रहे हैं लोग। ऐसे करके पहले वाली जो महत्वपूर्ण घटना है बाद की घटनाओं को प्रभावित करती रही हैं। तो 30 और 48 की, इसमें एक पॉइंट और लिख लें आप, मैजनी के बारे में। लिखें प्रथम चरण में एकीकरण का वैचारिक आधार भी, एकीकरण का वैचारिक आधार भी निर्मित हुआ। देखिए मैजनी के लेखों ने, मैजनी के लेखों ने
इटालियन राष्ट्रवादियों को एकीकरण के लिए प्रेरित किया। प्रेरित किया। मैजनी ने यंग इटली मैजनी ने यंग इटली नामक संस्था के माध्यम से युवाओं को एकीकरण के रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। एकीकरण के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। अब जैसे ये कहता था कि देखो हमारी भाषा एक है, पहनावा एक जैसा है, खान पान एक जैसा है। ठीक, आप देखेंगे आप पास्ता का नाम सुना होगा आपने, है ना, बहुत फेमस है इटली में। पिज्जा और पास्ता इटली का वहाँ मेन डाइट में ये आता है, वहाँ का मतलब समझो एक तरह से वहाँ, ठीक है, इटालियन पिज्जा, पास्ता, इटालियन ब्रेड। ठीक है, आपको लगेगा सर खाने की बात सुबह सुबह क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अभी कोई एक इटालियन व्यक्ति मुझे मिल गया था कहीं पीछे छुट्टियों में, तो थोड़ा वो परेशान था, इसलिए परेशान था कि कहीं वो मिला और ऐसे ही खाने के टेबल पे थे, तो बैठ गया, मतलब हाय हेलो हुआ और बैठ गया वो, ठीक है। तो वो इस बात से परेशान था कि वहाँ दो चार लोगों से उसने बात की और कोई इटली को नहीं जानता है, तो इस उत्साह में था कि वो आके हमसे पूछे इटली के बारे में। ठीक, थोड़ी देर बात करते करते उसको इस समझ में थोड़ा इतना तो आ ही गया कि मैं इटली को तो उससे ज़्यादा जानता हूँ। ठीक है। ठीक है, वो रोमन एम्पायर के बारे में ठीक से नहीं जानता, मैं बहुत कुछ बता सकता था उसे, पुनर्जागरण के बारे में बहुत सारी बातें कह सकता था, फासिज्म के बारे में, रिफॉर्मेशन के बारे में, हिस्ट्री का अपने का एडवांटेज है। तो उसको बस हमने ये समझाया कि देखो आपकी मतलब आबादी कितनी है, उसने कुछ 15 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ बताया होगा अपना इटली की आबादी, जो भी ध्यान नहीं है। हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं, ठीक है ना, चार लोग नहीं बता रहे तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मैंने उसको कहा। इटली के लोग जितना इटली के बारे में नहीं जानते होंगे उससे ज़्यादा हिंदुस्तान ही जानते होंगे, इतनी आबादी है हिंदुस्तान की। वो इस बात से बहुत प्रभावित हो गया, इस लॉजिक से, ठीक है। ये तो तुम यार 20 करोड़ तो ऐसे ही कोई दो चार पांच शहर में इटली के बारे में लोग बता देंगे तुम्हें, तुम्हारी जितनी आबादी नहीं होगी उससे ज्यादा लोग इटली के बारे में यहाँ बता देंगे। ये बात उसको लग गया कि हाँ या ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। अंग्रेजी थोड़ा मुश्किल होता है ना, कम्युनिकेट करना आदत है नहीं। मैं पूछता था तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना, बोलता था या प्रॉपर एकदम, उसको समझ में आते थे। और ब्रेक करके छोटे छोटे सेंटेंस में मैं भी उसको अपनी बात कम्युनिकेट कर रहा था, कंटेंट तो है ही सब पड़ा हुआ, ठीक है। मैप पे बना के उसको दिखाने लगा, तुम कहाँ के हो, तुम यहाँ के रहने वाले हो, यहाँ तुम्हारा क्या क्या पेशा है, प्रोफेशन है, तुम सब समुद्री लुटेरे रहे हुए हो। ठीक है। बोला ठीक है, तो पायरेट्स, ठीक है तुम, ठीक है। तो अब थोड़ा हैबिट में नहीं है तो प्रोनाउंसिएशन वगैरह के भी इशू होता है, एक दो बार वो फिर करके उसे, बट अब वो ऐसा था कि हर थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ बात मुझसे वो करना चाहता था, ठीक है। तो किसी को भी लगता है ना कि भाई मेरे बारे में या हमारे नेशन के बारे में, ठीक है, बट उसको मेन वही बात समझ में कि चार लोग नहीं जानते, तो अब ऐसा थोड़ी कि हर व्यक्ति हर चीज जानता है दुनिया में, ठीक है। तो ऐसे बातचीत हो रही थी, तो हम लोग क्या इंडिया में, तो बोले इंडिया का कल्चर, फूड डाइवर्सिटी अपना वो बता रहा था कि हम लोग बहुत घूमते हैं और यहाँ पे, बट चीज़ें बहुत सारी इंडिया में चेंज हो रही हैं। अब यहाँ भी अमेजोन का कल्चर आ गया है, लोग मतलब जो लोकल चीज़ें बदल रही हैं, यहाँ पे भी सब ग्लोबल, ड्रेस से लेके हर एक चीज़ आप देखोगे, खान पान। ये जैसे पिज्ज़ा को लेके कह रहा था कि देखो अब क्या अंतर है इटली में और यहाँ पे, मतलब यहाँ का क्यूजिन जो है वो अलग होता है अपना, वो बहुत अच्छे तरीके से नरेट कर रहा था वो भी, जो परसेप्शन जान के मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि भाई अच्छा ये परसेप्शन ऐसे रख रहा है, मतलब उसी दौरान वो बताने लगा वो
नाम तो हमने भी सुना ही है, ठीक है। पिज्जा पास्ता का नाम तो सुना ही है हमने भी ना, कभी कभी देखा भी है। खाने वाने का तो मतलब मजा नहीं आता है, खाने का तो रोटी और चावल में ही मजा आता है अपना, ठीक है। मतलब मेरा तो मॉडल वैसा ही है, ठीक है। कभी ऐसे टेस्ट कर लिया हमने, बट कभी ऐसे प्रॉपर तो आज तक नहीं खाया हमने इतने सालों में, ठीक है, कि एक आधा चम्मच कभी टेस्ट कर लिया वाली बात है। नहीं, नए बच्चे खूब खाते हैं, और देखो वहाँ का स्टेपल डाइट है तो वो लोग खा रहे हैं और दे आर फिट, तो ठीक है। अब उनका क्या है, मेकिंग का प्रोसेस न्यूट्रिशियस होगा तभी तो खाते हैं वो, ठीक है। बट खान पान तो हमेशा वहाँ के इन्वायरमेंट से भी तो सूटेड होता है वो, ठीक है। तो वो उसी में मतलब हम लोग का मेन डाइट होता है, ब्रेड है, और फिर वो फिर पूछ बैठा वो ऐसे ही कि भाई अच्छा ये इंग्लिश वाइन क्यों लिखा रहता है मतलब एवरीवेयर, ब्रिटेन में तो वाइन होता ही नहीं है। अब हमें भी इतना आइडिया नहीं था कहाँ क्या होता है। हमने बताया देखो हम लोग भाई अंग्रेजों की कॉलोनी रहे हैं, और यूरोप की किसी भी चीज़ को हम लोग इंग्लिश कह देते हैं, ठीक है। बोला कि तो वाइन तो हमारा बहुत पॉपुलर है हम लोग का इटली का, ही सेड। मैं कहा मे बी दिस इज द रीजन, ठीक है, या लॉजिक प्रॉपर। भाई हम तो रहे ना, मान लो फ्रेंच का भी कोई चीज़ आएगा तो हम तो कह देंगे ना इंग्लिश है वो, बिकॉज हम तो कॉलोनी रहे उनके हम, ठीक है। अब आप कभी उसको हमने कहा तुम कभी जाओ लीबिया, ठीक है, तुम कभी, हाँ उसको हमने कहा तुम जाओ इरिट्रिया, ठीक है, इथोपिया, तुम कभी जाओ सोमालिया, ये सब तुम्हारी कॉलोनी रही है, ठीक है। तो वहाँ इटालियन चीज़ें तुम्हें मिलेंगी बहुत, मतलब, ठीक है। उसको इतना भी समझ में नहीं आता था कि कॉलोनी रही है कि नहीं रही है हमारी। ये सब लोग सब उस तरह से नहीं, देखो हमारा तो बाई प्रोफेशन हम लोग पढ़ते रहते हैं। हमने कहा तुम कभी पूरा जाओ वेनेजुएला, क्यूबा, मतलब पूरा दुनिया घुमा रहे थे उसको हम भी, ठीक है। फिर वो लास्ट में, ठीक है, ऐसे बातचीत के क्रम में कि आप एक्चुअल कब, जब इतना विजुअलाइज करते हो तो एक्चुअल कब आप वर्ल्ड टूर पे जाओगे आप। हम तो काफ़ी टूर किया हमने, मतलब इंडिया बहुत टूर करते हैं हम। राजस्थान, केरला, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी थी उसके पास, केरला के बारे में, राजस्थान के बारे में। वो रियल टूरिस्ट है, मतलब उसका काम ही है घूमना, 2-3 महीने कमाना और फिर घूमना, मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। तो वो जैसे मैक्सिको के बारे में या क्यूबा के बारे में बहुत प्रैक्टिकल होकर कोई भी बात, लंबी बातचीत चलने लगी। वो भी कहता था रुक जाओ, मैं भी कहता था बात कर ही लेता हूँ, इसको आज ठीक से समझा ही दूँ मैं, ठीक है। तुम गलत जगह आ गए हो, मतलब इंडिया ऐसा थोड़ी है, इंडिया में बहुत एक से एक लोग पढ़े हुए, इंटेलेक्चुअल की धरती है ये तो, मतलब आज से थोड़ी इंटेलेक्चुअल की धरती है। हम तो पढ़ते पढ़ते मान लो हम लोग सीखे हैं, वरना तो अपनी तो परंपरा हजारों साल वाली है, मतलब कोई भी ऐसा काल नहीं जब इंटेलेक्चुअल ना हुआ इस धरती पे। आज भी हम बुद्धिजीवियों की धरती है, दुनिया में तमाम आप देखोगे बहुत बड़े लेवल पे, बेशक हम रोजगार के लिए जाते हैं, बट बड़े बड़े बदलाव में भारतीयों की भूमिका अलग अलग देश में, ठीक है। तो है ही अपने यहाँ, ये तो धरती है। ऐसे कल्चर के बारे में एक्सचेंज हो रहा था, हमने कहा कि थोड़ा इसको रहना चाहिए कि इंडिया का भी कल्चर लोग अवेयर हैं, और इंप्रेशन वैसा ना ले ले ये भी अपना, है ना। ऐसे ही था, बहुत सारे लोग थे, फिर कुछ लोगों से मिलवाया भी उसने, ठीक है। मैं कहा कब फ्री, मैं फ्री तो मैं नहीं होता हूँ भाई, ये तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए फ्री होना, ठीक। फिर ऐसी बात चली तो हमने कहा पिज्ज़ा पास्ता वो सब, बोलता भी बहुत अच्छे से था, उसका चूंकि लोकल एक्सेंट था अपना, ठीक है। हमें ठीक है, हाँ कुछ तो ऐसे गोल गोल आता है खाने वाला, ऊपर कुछ लगा रहता है उसमें सब्जी वब्जी जो भी, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, खैर। तो मैजनी, मतलब वो यूरोप के किसी भी देश में जो बदलाव चाहते थे, लैटिन अमेरिका में भी सब बड़े सम्मान से, मतलब मैजनी में जो भी था, जितने भी रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट हुए हैं दुनिया में, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, सब कुछ ना कुछ मैजनी के बारे में कभी ना कभी पढ़ते हैं, मैजनी के बारे में जानते हैं, चाहे भारत के क्रांतिकारी क्यों ना हो। पहली पीढ़ी के क्रांतिकारी माने गए राष्ट्रवादी, उनको बड़ा आदर्श के तौर पे। अपने यहाँ लाजपत राय, वी डी सावरकर वगैरह ने काफ़ी अध्ययन भी किया था उनके ऊपर, मैजनी के ऊपर, ठीक है। तो पहले फेज में एड सच कुछ नहीं हुआ, और कोशिश खूब हुई, भावनात्मक जुड़ाव खूब हुआ, बट अंतिम तौर पे ऐसा कुछ उसमें निकल कर नहीं आया कॉन्क्रीट। सेकेंड फेज में क्या होगा, अब जो सेकेंड फेज की हम बात करेंगे आपसे, हम थोड़ा इसको समझा देते हैं एक बार। ये होगा हमारा द्वितीय चरण, जो कि 1800
50 से 71 वाला चरण होगा हमारा, है ना ये। अठारह सौ 50 से 71 वाला चरण होगा, जो द्वितीय फेज है, सेकंड फेज है। और इसमें एक चर्चा हमारी शुरू होगी काबूर के बारे में। कैबूर, काउंट डिमेलो कैबूर, हम लोग काबूर करके ही उसे पढ़ते हैं अपना हिंदी में, है ना। ये सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था। सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था। सार्डिनिया में राजा भी था। और एक चर्चा होगी सार्डिनिया के शासक इमैनुअल की। ये सार्डिनिया का शासक था विक्टर इमैनुअल, इसकी भी बड़ी भूमिका रही है। ऐसे ही एक चर्चा हम लोग करेंगे इस वाले फेज में गैरीबाल्डी की। बहुत साहसी व्यक्ति था गैरीबाल्डी भी, है ना। इसकी भी बात करेंगे हम लोग। काबूर, इमैनुअल, गैरीबाल्डी, है ना। काबूर को बहुत हार्डकोर समर्थक था, राजा भी और ये दोनों भी। राजा ने इसको प्रधानमंत्री बनाया, वही कुछ करो, एक एक जन बोलेगे। ये जानता था कि हमारी इतनी ताकत नहीं कि हम ताकत के दम पे, एक जैसे बूर्बो वंश के अगेंस्ट में हम कुछ करेंगे, हम फ्रांस अकेले ही हमें रोक देगा। लोम्बार्डी, वेनेसिया, ऑस्ट्रिया बहुत पावरफुल, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ना जिसको हम कहते हैं, इसने कहा हम जो कर सकते हैं वो करें। सड़कों का निर्माण, नहरों का निर्माण, उद्योगों का निर्माण। इटली को जितना मजबूत सार्डिनिया को बना सकता था बना रहा था, इस क्षेत्र को मॉडर्नाइजेशन कर रहा था। मॉडर्न आर्मी का निर्माण किया इसने, मॉडर्न तरीके से ट्रेनिंग। संसद यहाँ पे थी 48 की क्रांति के बाद, और ये सारा काम संसद के थ्रू, पार्लियामेंट में लॉ पास होता था, फिर उसको इम्प्लीमेंट करता था। बोला सार्डिनिया पिडमेंट जो होगा सेकुलर स्टेट होगा, पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। यानी देखते ही देखते इसने 3-4 वर्षों के भीतर सार्डिनिया को एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित कर दिया इटालियन राज्यों के बीच में। बोला कि पहले तो हम जो कर सकते हैं वो करें। और इसे पता था कि एकीकरण के लिए जब भी प्रयास करेंगे तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया और ये पोप, तीन बड़ी हैं, ये होने नहीं देंगे। और अकेले अपने दम पे हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है, हमें बाहर के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। पहले राउंड में जो कर सकता था इसने किया। फिर एक क्रीमिया का युद्ध हुआ 1853 से 56 में। इसके बारे में तो हम लोग एक्चुअल में पढ़ेंगे, बाल्कन वाला जब पढ़ेंगे तब। बट इसमें हुआ क्या क्रीमिया के युद्ध में, अभी जो काला सागर में आपको बता रहा था, वहां पे क्रीमिया के युद्ध में रूस के अगेंस्ट में ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की लड़ रहे थे। वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं बताऊंगा तो। आप एक तरफ कौन था, रूस था, और एक तरफ कौन था, ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की। काबूर ने क्या किया, इसका कोई रोल नहीं था उसमें, इसने बोला कि अपनी सेना भेज दी इसने बिना पूछे, ब्रिटेन के पक्ष में, फ्रांस के पक्ष में। ठीक, वो भी बहुत खुश हुआ कि भाई ऐसा क्या है कि सेना, इतना तो समझ जाएगा कोई भी कि भाई ये अपने फायदे के लिए भेज रहा है, ये भी, ये तो यूरोपियन मॉडल है ये तो। खैर इसके सैनिकों ने भी काफी वहां साहस का परिचय दिया, मदद किया, ये लोग जीत गए। जीतने के बाद पेरिस में एक सम्मेलन बुलाया गया। ठीक, क्योंकि वहां रूस की धुलाई हुई थी क्रीमिया में। रूस की धुलाई से ऑस्ट्रिया काफी खुश था कि रूस कमजोर होगा तो बाल्कन में उसका प्रभाव पड़ेगा। पेरिस सम्मेलन में ऑस्ट्रिया को भी बुलाया गया कि ऑस्ट्रिया सांकेतिक तौर पे सपोर्ट कर रहा था, सिंबॉलिक तौर पे। और जब काबूल को बुलाया तो ऑस्ट्रिया ने बोला कि नहीं इसको मत बुलाओ। ब्रिटेन ने कहा क्यों, इसने तो मदद की, इसको भी आने दो, ब्रिटेन तो जान ही रहा था। अब जब वहां गया तो काबूल के पास था, उसे पता था कि फ्रांस भी विरोधी, ऑस्ट्रिया भी विरोधी। उस समय फ्रांस का एक शासक था, उसका नाम था नेपोलियन तृतीय। वो पहले वाले का रिश्तेदार था, जो बोनापार्ट पहला वाला था। वो चाहता था हम कुछ ऐसा करें कि पहले वाले नेपोलियन की तरह फ्रांस की धाक पूरे यूरोप में बने, और हमें भी लोग अपने नेपोलियन जो उसका पूर्वज था, चाचा वगैरह था शायद, उसकी तरह हमें भी लोग याद रखे, चचा की तरह उसे भी लोग याद, चचा जान की तरह, ठीक है, उसे भी लोग याद रखे। मेडिवल वाली क्लास चल रही है ना एक बैच में, तो वहाँ चचा जान की बहुत सारी कहानी चलती रहती है, ठीक है ना। चचे ने भतीजों को मारा, भतीजा ने उसको मारा, मतलब मारधार चल रहा है वहां पे पूरा, ठीक है। खैर, तो उसको पता था कि ये कुछ करना चाहता है, ठीक।
और फ्रांस और ऑस्ट्रिया में स्वाभाविक लड़ाई के यूरोप में सर्वोच्च कौन? फ्रांस और रूस में स्वाभाविक लड़ाई नहीं है, बट ऑस्ट्रिया और रूस में स्वाभाविक लड़ाई, क्योंकि बीच में बाल्कन का क्षेत्र आ जाता है। कल जब हमने समझाया था तो आपको ये सब बात समझा रहा था मैं। तो काबूर ने फ्रांस से दोस्ती की और फ्रांस को ऑफर किया कि हम क्यों ना यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं, तुम मेरी मदद करो। तो यहाँ पे दो छोटा छोटा इलाका है, एक नीस है, एक सेवो है। काबूर ने कहा कि यहाँ पे फ्रेंच आबादी भी रहती है, मैं तुम्हें दे दूंगा, आज भी फ्रांस के पास ही है वो। ठीक है, तो नेपोलियन को लगा ठीक है। नेपोलियन ने कहा बट ये ध्यान रखना कि तुम हमला मत करना ऑस्ट्रिया पे, ऑस्ट्रिया तुम पे हमला करे तो मेरे पास आधार होगा कि हम तुम्हें मदद। ठीक, तो काबूर को ये पता था कि फ्रांस भी अंतिम तौर पे नहीं चाहेगा कि मेरा एकीकरण। ऐसा ही हुआ। काबूर ने थोड़ा बहुत उकसावे वाली कार्रवाई की यहाँ सीमा पे और यहाँ लोगों को भड़काना शुरू किया। इटालियन आबादी थी, ऑस्ट्रिया ने 2-3 बार वार्निंग दी, काबूर ने चैलेंज दिया उसको, मतलब ऑस्ट्रिया को। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया को पता ही नहीं था कि ट्रैप है, ऑस्ट्रिया उस ट्रैप में आ गया। ठीक है, फ्रांस तैयार बैठा था, काबुल के पास भी फ्रांस की मदद से, कि ऑस्ट्रिया एक बड़ा साम्राज्य था ना, तो उसकी सीमा अलग अलग बॉर्डर पे रहती है ना, ऐसा नहीं कि एक ही बॉर्डर पे सारी सेना रहती है। चीन का एक बड़ा अंपायर है, उसकी सेना विभाजित रहती है हर जगह, ऐसा नहीं कि भारत के बॉर्डर पे ही सारी सेना। उसकी शत्रुता और भी देशों से तो है ना, बहुत सारी। ठीक, ऐसा ही था। फ्रांस की मदद से काबूल ने तुरंत लोम्बार्डी पे और जनता की मदद से लोम्बार्डी पे कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रिया ने अपनी सब क्षेत्र से सेना को बुलाना शुरू कर दिया, सेना बड़ी थी, इसको पता था फ्रांस को कि जब सेना आएगी तो लंबा युद्ध होगा, नुकसान बहुत होगा, मिलना कुछ है नहीं, नीच से वैसे क्या होना है। उसने बिना काबूल से बात की ऑस्ट्रिया से बोला भाई देखो तुम्हें ये बताना था, तुम इधर आगे मत बढ़ना, मेरी सीमा लगती है, बात खत्म करते हैं पे। कुछ ऐसा ही अंदाज था उसका, बात खत्म हो गई, समझौता कर लिया उसने ऑस्ट्रिया से, फ्रांस ने। काबूल ने बड़ा ठगा हुआ महसूस किया कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इतनी खराब होती है। उसने राजा को बोला मैं त्याग पत्र दूंगा। राजा ने समझाया ये यथार्थवादी राजनीति है, कूटनीति है, हम सब मैकियावली के वंशज हैं। ठीक है, धैर्य रखना है, जो हिस्सा मिला है उसको पहले पकड़ो। अब लोम्बार्डी पे तो कब्जा हो ही गया था, वेनेसिया में भी डिमांड थी, बट वेनेसिया में विद्रोह को ऑस्ट्रिया ने दबा दिया। लोम्बार्डी पे पब्लिक डिमांड करी थी हमें मिलना है, ऑस्ट्रिया ने धमकाया कि तुम कोई भी जनमत संग्रह वगैरह नहीं होगा। ठीक, फ्रांस भी एकदम चुप हो गया, कोई मदद नहीं कर रहा था काबूल को। आसपास की रियासतों में भी डिमांड शुरू हो गया, यहाँ की पब्लिक ने भी अपने अपने शासकों को भगा दिया। इसने बोला हम जनमत संग्रह कराएंगे, तो फ्रांस ने विरोध किया, ऑस्ट्रिया विरोध कर ही रहा था। जब ब्रिटेन की एंट्री हुई इसमें, ब्रिटेन ने कहा कि वो आंतरिक मामला है उसका, जनमत संग्रह कराने दो उसको। ब्रिटेन जानता था कि इससे इटली मजबूत होगा तो फ्रांस की तकलीफ बढ़ेगी, और फ्रांस की तकलीफ बढ़ेगी तो ब्रिटेन के लिए वो अच्छी बात। ठीक, ब्रिटेन का कहना बहुत मायने रखता है, अब आप उसका विरोध करिए, फिर अब आप नहीं, भाई उनका आंतरिक मामला है। जनमत संग्रह हुआ और पूरी जनता जो है इसमें विलय में, भाई हम आपके साथ, 4-5 रियासतें सब मिल गई इसमें आकर के राज्य थे। एकीकरण की, क्षेत्रीय एकीकरण का पहला फेज पूरा हुआ। काबूल दुखी था। तब एक गैरीबाल्डी नामक एक क्रांतिकारी है, आप समझो, गैरीबाल्डी में सुभाष चंद्र बोस वाले तो पूरे गुण भरे हुए हैं, कूट कूट करके, और साहसी भी, और कहीं दुनिया में लड़ने के लिए जाने के लिए। ठीक है, गैरीबाल्डी को बच वो मैजनी को अपना गुरु मानता था एक तरह से। काबूल ने उससे मुलाकात की, कन्विंस किया, देखो रिपब्लिक तो कभी फ्यूचर में बनेगा जब बनेगा इटली, बट फिलहाल तो एक करते हैं उसको हम, राजा पूरा सहयोग कर रहा है। गैरीबाल्डी तैयार हो गया, उसने बोला कि देखो सिसिली और नेपल्स में जन विद्रोह है और वहां पे दबाया जा रहा है उसे, और हम कुछ भी अभियान यदि करते हैं हम, तो फ्रांस समर्थन के नाम पे लड़ जाएगा हमसे, बट तुम यदि जाओगे, तुम लोकप्रिय नेता हो और पब्लिक का सपोर्ट है, तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ने कन्विंस किया और पूरा सपोर्ट किया उसको, पैसे से, हथियार से। फिर गैरीबाल्डी ने एक समुद्र के मार्ग से अपने समर्थकों को लेकर
सिसिली के लिए बढ़ा। फ्रांस ने फिर वार्निंग दी, भाई वहाँ बुर्बो वंश का शासन हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ब्रिटेन की फिर एंट्री हो गई कि वो उनका आंतरिक मामला है, फ्रांस कुछ नहीं कर पाया। पब्लिक का इतना जबरदस्त समर्थन था कि कुछ महीनों के भीतर सिसिली और नेपल्स पे गैरीबाल्डी का कब्जा। गैरीबाल्डी ने कहा कि मैं रोम को भी निपटा ही देता हूं। उस समय पोप का बड़ा सम्मान था और पोप की रक्षा में अलग अलग ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्पेन, कई कैथोलिक देशों की सेना हुआ करती थी। काबूर को यह पता था कि पोप पे हमला करने का मतलब है ये सब मिल करके, ऑस्ट्रिया और फ्रांस मिल करके राष्ट्रवाद का दमन। ने राजा को समझाया कि भाई वो मेरी बात तो नहीं मानेगा, तुम जाओ। राजा पहुंचा, गैरीबाल्डी से मुलाकात की। गैरीबाल्डी ने कहा ठीक है, नहीं हमला करते हैं और बाकी ये सब प्रशासन का दायित्व आप लीजिए। इन क्षेत्रों में भी जनमत संग्रह कराया गया और इन क्षेत्रों का भी विलय इटली में, सार्डिनिया में, इटालियन पहचान के, ठीक है। तो दूसरा फेज भी पूरा हो गया एकीकरण का। छोटी छोटी कहानी है बस, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है ना। सेकंड फेज भी पूरा हो गया आपका एकीकरण का। और उसके बाद एक बैठक बुलाई गई और इमैनुअल को इटली का राजा घोषित कर दिया गया 1861 में। अभी दो हिस्सा बाहर था जिसको एक करना था, एक है वेनेसिया और एक है रोम। अब काबूल के हालांकि थोड़े समय के बाद मृत्यु हो जाएगी, इटली को इंतजार करना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब जर्मनी और ऑस्ट्रिया में युद्ध होगा। ऑस्ट्रिया जब जर्मनी में उलझा रहेगा तब तक इटली वाले वेनेसिया पे कब्जा। ठीक। अब एक बच गया रोम। फिर इंतजार होगा, एक समय ऐसा आएगा जब जर्मनी और फ्रांस में युद्ध होगा। इटली वाले रोम पे कब्जा कर लेंगे। रोम पे कब्जा करेंगे तो पोप नाराज हो जाएंगे। फूफा जी निकल रहा था मेरे मुंह से। ठीक है, पोप नाराज हो जाएंगे। आपने कभी नोटिस करिएगा, रोम के पास ही वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी को एक अलग राष्ट्र का दर्जा मिला हुआ है। इस प्रकार 1871 में इटली का एकीकरण पूरा होगा। 4 अलग अलग फेज हैं टेरिटोरियल इंटीग्रेशन के। छोटी छोटी कहानियां 2-2, 4-4 लाइन की है। मतलब कैसे इटली का क्षेत्रीय एकीकरण हुआ। ठीक। बाधक तो आपको समझ में आ ही गया, पहला फेज आपको समझ में आ ही गया, दूसरा फेज समझा दिया। इसको हम लिख लेते हैं, एक बार लिखिए आप जरा। द्वितीय चरण, और लिख भी दीजिएगा क्षेत्रीय एकीकरण का चरण। द्वितीय चरण और टेरिटोरियल इंटीग्रेशन का चरण। टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, क्षेत्रीय एकीकरण का चरण। पहला पॉइंट लिखें आप। सार्डिनिया के शासक इमैनुअल ने सार्डिनिया के शासक इमैनुअल ने काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। ठीक है, इमैनुअल ने काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। ठीक है, काबूर एकीकरण का समर्थक था। समर्थक था। ठीक है, वह सार्डिनिया की क्षमता तथा एकीकरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों को
अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझता था। चुनौतियों को समझता था, मतलब वियना सम्मेलन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इन सब को समझता था कि ये सब समस्याएं हैं एकीकरण। अगला पॉइंट लिखें। ठीक है, प्रारंभ में सार्डिनिया के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। प्रारंभ में सार्डिनिया के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। केंद्रित किया, लिखें, जैसे रेलवे, सड़कें एवं आधुनिक उद्योगों का विकास, एवं आधुनिक उद्योगों का विकास, कॉमा देके लिखेंगे आप, आधुनिक सेना का गठन, आधुनिक सेना का गठन, कॉमा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना इत्यादि। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना इत्यादि उसने। ठीक है, इन सभी कार्यों को, इन सभी इन सभी कार्यों को संसदीय संसदीय कानूनों के माध्यम से लागू किया। संसदीय कानूनों के माध्यम से लागू किया। लिखें, आधुनिकीकरण के कारण आधुनिकीकरण के कारण इटालियन राष्ट्रवादियों की नज़र में सार्डिनिया का महत्व बढ़ा। इटालियन राष्ट्रवादियों की नज़र में सार्डिनिया का महत्व बढ़ा। सार्डिनिया का महत्व बढ़ा। ठीक है, सार्डिनिया का महत्व बढ़ा कि वो सब इसको एक आदर्श राज्य के रूप में देखने लगे, तो जुड़ाव बढ़ जाता है कि हाँ, इससे उम्मीदें बढ़नी शुरू हो गई। अगला पॉइंट लिखें। ठीक है, काबूर ने बिना किसी आमंत्रण के क्रीमिया के युद्ध में ब्रिटेन एवं फ्रांस के पक्ष में अपनी सेना भेजी। ब्रिटेन एवं फ्रांस के पक्ष में अपनी सेना भेजी। ठीक है, ठीक है, और युद्ध के पश्चात पेरिस सम्मेलन हुआ था 1856 में। ये पेरिस में अलग अलग सम्मेलन हुए, ये वाला हुआ था 56 में। 53 से 56 तक क्रीमिया का युद्ध चला था, है ना। युद्ध के पश्चात पेरिस सम्मेलन में
काबूल को भी आमंत्रित किया गया। देखो, काबूल को ये पता था कि बिना अंतर्राष्ट्रीय मदद के एकीकरण नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने रास्ता बनाया, एक रिस्क लिया, वहां तक पहुंच गया है। अब वहां पहुंच करके उसे दोस्ती साधनी थी और मदद लेना था, रिस्क था वो। फ्रांस मना भी कर सकता था तो एक्सपोज हो जाता पूरी दुनिया के सामने वो। ठीक है, बाद में फ्रांस ने धोखा भी दिया, बट वो रिस्क लिया उसने, एक मोमेंटम चाहिए था उसे। अगला पॉइंट लिखें आप। देखिए, सम्मेलन में काबूल ने इटली में ऑस्ट्रिया के अत्याचारों का जिक्र किया। सम्मेलन में काबूल ने इटली में इटली में ऑस्ट्रिया के अत्याचारों का जिक्र किया। ऑस्ट्रिया डायरेक्ट इन्वॉल्व था, फ्रांस डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, दो में एक को टारगेट करना था तो इसने पहले ऑस्ट्रिया को टारगेट किया। ठीक, जिक्र किया। लिखें, इससे फ्रांस के साथ काबूल की निकटता बढ़ी। फ्रांस के साथ काबूल की निकटता बढ़ी। ऑस्ट्रिया की जब खूब ज़्यादा आलोचना हुई तो फ्रांस की थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी, बड़ी शक्ति के रूप में। मध्य यूरोप में दावेदार या तो फ्रांस या ऑस्ट्रिया ही चल रहे हैं। मध्य और पूर्वी यूरोप में ऑस्ट्रिया या रूस ये दावेदार चल रहे हैं। ठीक है, ऐसी वाली कहानी चल रही है ना। फ्रांस स्वाभाविक तौर पे बहुत मुस्कुराएगा, खुश होगा, यस ठीक कर रहा है ये, ई का ग्राफ नीचे कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप। निकटता बढ़ी। लिखें कि इटली के एकीकरण का प्रश्न इटली के एकीकरण का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना। ठीक है, एकीकरण का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना। इसी में लिखें आप, फ्रांस के साथ ऑस्ट्रिया के विरुद्ध काबूल ने समझौता किया, जिसमें यह प्रावधान था कि फ्रांस काबूल को सैन्य सहायता देगा और बदले में उसे नीस बदले में उसे नीस ये लिख दे रहा हूँ जगह का नाम यहाँ पे, नीस एवं सेवोय का क्षेत्र देगा। नीस एवं सेवोय का क्षेत्र देगा। छोटा छोटा इलाका है ये, फ्रांस की सीमा से लग रहा है। ठीक है, नीस एवं सेवोय का क्षेत्र देगा। ठीक है, लिखेंगे इसी में कि एक शर्त यह भी थी कि ऑस्ट्रिया
आक्रमण करेगा तभी फ्रांस सैन्य सहायता देगा। ऑस्ट्रिया आक्रमण करेगा तभी फ्रांस सैन्य सहायता देगा। अगला पॉइंट लिखें। काबूर ने ऑस्ट्रिया को युद्ध के लिए उकसाया। काबूर ने ऑस्ट्रिया को युद्ध के लिए उकसाया। ठीक है, देखें, वादे के अनुरूप ऑस्ट्रिया के आक्रमण करते ही फ्रांस ने सैन्य सहायता प्रदान की। लोम्बार्डी पर काबूल का नियंत्रण स्थापित हुआ। इसे में लिखें, अचानक फ्रांस ऑस्ट्रिया से समझौता कर युद्ध से अलग हो गया। ठीक है, वो हमने बताया ही था। वो क्यों चाहेगा कि इटली बहुत मजबूत हो, ऑस्ट्रिया से बड़ा पंगा ले? बस उसको उतना ही काम था, ऑस्ट्रिया को उसने नीचा दिखा दिया, उसका वैल्यू बढ़ गया। अब वो इटली को मजबूत क्यों करेगा? काबूल इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा करेगा। अगला पॉइंट लिखें। देखिए, फ्रांस के पीछे हटने से काबूल की स्थिति कमजोर हुई। हालांकि लोम्बार्डी लोम्बार्डी एवं आसपास के छोटी छोटी रियासतों में नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे एक बार बोल दे रहा हूँ। परमा, मडोना, टस्कनी, ये 3 महत्वपूर्ण रियासतें थी उस समय, लिखने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी रियासतों में सार्डिनिया के साथ एकीकरण की मांग की जाने लगी। देखिए, काबूल ने जनमत संग्रह की बात कही। प्लेबिसाइट है ना, काबूल ने जनमत संग्रह की बात कही। लिखें, फ्रांस ने इसका विरोध किया। लेकिन ब्रिटेन ने
ब्रिटेन ने जनमत संग्रह का समर्थन किया। अंततः जनमत संग्रह के द्वारा इन क्षेत्रों का विलय सार्डिनिया में हो गया। इस प्रकार क्षेत्रीय एकीकरण का पहला चरण संपन्न हुआ। इस प्रकार क्षेत्रीय एकीकरण का हम पढ़ रहे हैं दूसरा चरण, बट उसमें टेरिटोरियल इंटीग्रेशन का ये पहला चरण संपन्न। ये बात समझ में आ रही है सभी को ना? हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा चरण, ठीक। दूसरा चरण में क्षेत्र को मिलाने के पहला था ये, फिर दक्षिण में दूसरा आएगा, फिर वेनेसिया तीसरा होगा, फिर रोम चौथा होगा। थोड़ी सी बातें और हैं इसमें 10-15 मिनट की, जो कल ही कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आज की चर्चा की शुरुआत हुई थी तुर्की से। क्लास नोट्स को घर पे जाके पढ़ना है। मैंने आपको किताब पढ़ने से मना किया है उन बच्चों को जिनको इमीडिएट एग्जाम देना है। क्लास नोट्स पढ़ने से मना नहीं किया हमने। बात जितनी मैं बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा है, उतनी बात ही आपको समझनी है एग्जाम के लिए, उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत। बस रिवीजन करिएगा, जैसे तुर्की के बारे में क्या बताया, जैसे बता रहा हूं पढ़ते जाइए। हर एक क्लास के साथ आपका जानकारी का दायरा बढ़ेगा। किसी को स्पेसिफिक एटलस समझने में पढ़ने में दिक्कत होगी तो मुझसे भी मिल लेगा वो यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।